नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 801 राजकुमार पिंगनान। ये यून हमेशा लिन शिंटो को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन चून की 10,000 परिसाम्राज्य का स्वर्ग बहुत बड़ा था और अंतरिक्ष अनंत प्रतीत होता था, इसलिए उसके लिए केवल अपनी शक्ति से लिन शिंटो का पता लगाना असंभव था। अब जब फेरी ब्लैक बैम्बू ने इनाम का जिक्र किया तो ये यून ने तुरंत इस मामले को उठाया। क्या ऐसा भी कुछ होता है? फेरी ब्लैक बैम्बू चौंक गई, फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 100 प्रेतों के ब्लैक होल के आसपास का अंतरिक्ष अजीब और अप्रत्याशित है। कोई नहीं जानता कि आप दोनों को बाहर ले जाने वाला अंतरिक्षीय तूफान कहाँ ले जाएगा। हालांकि मैं अर्थ फायर हॉल की एल्डर हूं, लेकिन 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में किसी व्यक्ति को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। ये कहते हुए फेरी ब्लैक बैम्बू ने रुककर पूछा, वह लड़की, वह तुम्हारे लिए कौन है? वह इस शिष्य की दाव सहेली है और उसका नाम लिन शिंटोग है। हालांकि ये यून ने अभी तक लिन शिंटोग से शादी नहीं की थी, लेकिन दिल से वे एक दूसरे के दाव सहेली थे। फेरी ब्लैक बैम्बू ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने आपको इनाम देने की सहमति दी थी, फिर भी आप मुझसे अपने दाव साथी को ढूंढने का अनुरोध कर रहे हैं। इस मामले में मैं केवल आपके लिए जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। ज्यादा उम्मीद मत रखिए। 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फेरी ब्लैक बैम्बू का व्यक्तित्व बांस जैसा था। वह अलग थलग रहती थी, लेकिन चूंकि उसने अपना वचन दे दिया था, इसलिए वह उसे निभाने की पूरी कोशिश करती थी। धन्यवाद गुरुजी, ये यून ने कहा। इसी क्षण एक बांस का बना हुआ व्यक्ति मंडप में दाखिल हुआ और तेजी से परी काले बांस के सामने आ गया। फेरी ब्लैक बैम्बू ने अपना सिर नीचे झुका लिया, मानो वह कुछ सुन रही हो। इसके बाद उसने अपना सिर उठाया और कहा, एक विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, इसलिए पहले आप लोग विदा लें। विशिष्ट अतिथि? मान दाओ और यून कियाओ एर तुरंत खड़े हो गए। परी काली बांस द्वारा उस व्यक्ति को विशिष्ट अतिथि कहना संभवतः पृथ्वी अग्निहोल के एल्डर से भी ऊंचे स्तर का कोई व्यक्ति था। वे नहीं जानते थे कि वह कौन हो सकता है। ये यून ने भी मान दाओ और यून कियाओ एर के साथ जाने की योजना बनाई थी। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद परी काली बांस ने हल्के से कहा, ये यून, यहीं रुक जाओ। मान दाओ और यून कियाओ एर स्तब्ध रह गए और उन्हें एक बार फिर बेहद ईर्ष्या महसूस हुई। ऐसे समय में ये यून को पीछे रहने देना इस बात का संकेत था कि परी काली बांस ये यून की कितनी कद्र करती थी। ये यून एक बार फिर बांस की चटाई पर बैठ गई, जबकि मान दाओ और यून कियाओ एर विदा लेने चले गए। जैसे ही दोनों महल से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि ऊपर से आ रही रोशनी उन पर एक बड़ी छाया डाल रही है। इसके बाद अजगर के सिर और कछुए के शरीर वाला एक विशालकाय जादुई जीव धीरे धीरे बादलों से नीचे उतरने लगा। बादल छटते हुए मानो उसके लिए रास्ता बना रहे हों। प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिससे दिन रात में बदल गया। उसके पूरे शरीर को ढकने वाला कछुए का खोल किसी दिव्य धातु जैसा प्रतीत होता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करके प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ हो। इसका रंग गहरा सुनहरा था और यह बहुत भारी लगता था। इसका अजगर जैसा सिर बहुत ऊपर उठा हुआ था और यह बेहद विशाल दिख रहा था। दूर से देखने पर यह आकाश में तैरते हुए द्वीप जैसा लग रहा था, एक चौंकाने वाला दृश्य। मैन दाओ और यून कियाओ एर फे जाति के सदस्य थे, इसलिए वे फे जानवर की भयानक आभा को तुरंत महसूस कर सकते थे। बक्सिया, अजगर के पुत्रों में से एक। असली बैक्सिया एक पौराणिक आदिम फे जीव था। उनके सामने खड़ा बैक्सिया शुद्ध रक्त वाला आदिम बैक्सिया तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन उसमें निश्चित रूप से बैक्सिया की अत्यंत शुद्ध रक्त रेखा थी, अन्यथा वह इतने विशाल और दमनकारी बैक्सिया शरीर में विकसित नहीं हो पाता। ये फे प्राणियों में से एक शीर्षकुलीन अस्तित्व था। बक्सिया को सवारी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यून कियाओ एर मन ही मन बुदबुदाए। बक्सिया के शरीर के नीचे होने मात्र से ही उसके मन में इस जादुई जीव को नमन करने की इच्छा जाग उठी। यह उच्च कोटि की जादुई जाति के वंश का परिणाम था। जो व्यक्ति इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, वह वाकई प्रभावशाली था। बक्सिया अपनी पीठ पर एक अमर पर्वत को ढोता है और उस अमर पर्वत पर एक मंडप है। मान दाओ ने अचानक धीमी आवाज में कहा। उसने यह बात धीरे से इसलिए कही क्योंकि मंडप पर एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। यह एक टिमटिमाती लौ की तरह लग रहा था। यह शाही परिवार का प्रतीक है। मान दाओ चौंक गया। इसका मतलब था कि बक्सिया पर सवार व्यक्ति लुओ कबीले का शाही सदस्य था। शाही परिवार। यून कियाओ दंग रह गई। उसे लुओ वंश में शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और शाही परिवार से उसका कोई संपर्क भी नहीं था। लुओ वंश के शाही परिवार के लोग उसके लिए देवताओं के समान थे, और ऐसे वाहन का मालिक होना, भले ही वह शाही परिवार से हो, उसके लिए परिवार में एक विशेष दर्जा होना आवश्यक था। जहां तक उनकी बात है, वे तो केवल पृथ्वी अग्निहोल के साधारण शिष्य थे, जो अग्नि बादल राज्य का एक भाग था, और ये लुओ वंश के 196 राज्यों में से एक था। बक्सिया पर सवार व्यक्ति उनके लिए एक रहस्यमय हस्ती था। मान दाओ ने ईर्ष्या से कहा, शाही परिवार का एक व्यक्ति हमारे अग्नि बादल राज्य में आया है, और छोटा भाई यून इतनी महत्वपूर्ण हस्ती से मिलने में सक्षम है। अगर वह इस महत्वपूर्ण हस्ती का विश्वास जीत लेता है, तो उससे थोड़ी सी मदद भी यून की तीव्र उन्नति का कारण बन सकती है। मान दाओ की बातें सुनकर यून कियाओ ने बिना ज्यादा सोचे समझे बस सिर हिला दिया। वे अभी भी स्वर्ग अग्नि कक्ष में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये यून के लिए स्वर्ग अग्नि कक्ष में प्रवेश करना पहले से ही बेहद आसान था। अब तो उसे शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता था। बेशक ईर्ष्या करना बेवजह था। वे अपनी कमजोरी के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकते थे।
उन दोनों में से किसी ने भी इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर के साथ उड़ान भरने की हिम्मत नहीं की। अगर वे चाहते भी तो इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर बक्सिया की उपस्थिति में कांप रहे थे, उड़ान भरने से भी डर रहे थे। मान दाओ और यून कियाओ एर एक दूर कोने में चले गए और बाक्सिया के कछुए के खोल पर बने अमर पर्वत को देखने लगे। बर्फ जैसी सफेद त्वचा वाली 9 सुंदरियां, जिन्होंने कम कपड़े पहने थे और जिनके हाथों में रेशम था, अमर पर्वत पर बने अलंकृत मंडप से नीचे उतर रही थीं। 9 लड़कियों के पीछे सफेद वस्त्र पहने एक लंबा आदमी हवा में कदम बढ़ाते हुए नीचे उतरने लगा। उसके वस्त्रों पर चमकीले लाल रंग का एक प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था और उसकी आभा घनी और तीव्र थी। लुओ वंश के लोग चाहे पुरुष हो या महिला असाधारण व्यक्तित्व और सुंदरता रखते थे। सफेद वस्त्र पहने यह व्यक्ति भी अपवाद नहीं था। कद काठी में लंबा होने के बावजूद वह अत्यंत शालीन प्रतीत होता था। वह एक विद्वान की तरह व्यवहार करता था। उफ उफ। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के बाईं और दाईं ओर काले वस्त्र पहने हुए 2 आकृतियां दिखाई दी। धुएं की एक परत के कारण उनके चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। वे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के अंगरक्षक थे। इस समय काली बांस की परी महल के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए आ चुकी थी। ये यून उनके साथ साथ चल रही थी। काली बांस की परी के महल में उन काले बांसों और बांस के लोगों के अलावा उसके पास कोई और नौकर नहीं था, इसलिए उसके बगल में खड़ी एकमात्र व्यक्ति ये यून थी। अपने ऊपर मौजूद बक्सिया को देखकर ये यून भी आश्चर्यचकित रह गया। धुंधली निगाहों वाले काले वस्त्रधारी 2 लोगों को देखकर उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। ये दोनों काले वस्त्रधारी व्यक्ति भी फे जाति के सदस्य थे। उनकी आभा से एक रहस्यमय अनुभूति होती थी, इसलिए यद्यपि वह उन्हें अपनी नंगी आंखों से देख सकता था, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अस्तित्व में ही न हो। काली बांस ने राजकुमार पिंगनान का अभिवादन किया। परी काली बांस ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, जबकि यून थोड़ा लड़खड़ा गई। राजकुमार पिंगनान। अग्नि आत्मा महल में अग्नि की खुदाई करने से पहले उसने मान दाओ को यह कहते हुए सुना था कि लुओ वंश की राजसी राजधानी में लुओ सम्राट द्वारा सौंपे जाने वाले सिंहासन के लिए 2 शाही संतानें आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। उनमें से एक राजकुमार क्रिम्सन फर्ममेंट था, जबकि दूसरी राजकुमारी पर्पल स्पिरिट थी। ये यून ने लगभग पुष्टि कर दी थी कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट लुओ हुआ रही थी। राजकुमार पिंगनान लुओ हुआओ एर के पक्ष में थे। कई राजकुमारों और राजकुमारियों का सिंहासन पर बैठने का कोई अवसर नहीं होता, इसलिए वे भावी उत्तराधिकारियों में से किसी एक का साथ देना चुनते हैं। भले ही वे भविष्य में लुओ सम्राट न बन पाए, फिर भी उन्हें बिना किसी समस्या के राजा की उपाधि मिल सकती है। राजकुमार पिंगनान और लुओ हुआ एर एक ही खेमे में थे, जबकि परी काली बांस राजकुमार पिंगनान की अधीनस्थ थी। अध्याय 802 उद्देश्य। जब ये यून ने उस सुंदर पुरुष को देखा तो उसने परी काले बांस की तरह ही प्रणाम किया और कहा, राजकुमार को नमस्कार। राजकुमार पिंगनान ने ये यून पर एक नजर डाली और उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह परी ब्लैक बैम्बू से बात करना जारी रखे हुए था। परी, इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं है। संयोगवश मुझे अग्नि बादल राज्य में आने का समय मिल गया, इसलिए मैंने आपसे मिलने का अवसर लिया। यहाँ की आपकी बांस की शराब बेहद सुगंधित और एक दुर्लभ लजीज शराब है। आम लोग तो इसका स्वाद भी नहीं चख पाते, तो क्या मुझ जैसे व्यक्ति को इसे चखने का मौका मिलेगा? राजकुमार पिंगनान ने मुस्कुराते हुए कहा। फेरी ब्लैक बैम्बू के प्रति उनका रवैया बेहद विनम्र था, जिससे यून थोड़ा हैरान हो गई। पृथ्वी अग्नि हॉल की एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते परी ब्लैक बैम्बू का दर्जा स्वाभाविक रूप से राजकुमार पिंगनान से काफी निम्न था। उनके द्वारा उन्हें इतना सम्मान दिया जाना उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। ये यून जानती थी कि परी काली बांस ने अभी कुछ ही समय तक साधना की थी और वह हाल ही में पृथ्वी अग्नि हॉल की वरिष्ठ सदस्य बनी थी। उच्च अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण भविष्य में उसकी पदोन्नति शीघ्र ही होगी। फेरी ब्लैक बैम्बू का भविष्य उज्ज्वल था, फिर भी एल्डर हेवन स्कॉर्पियो ने फेरी ब्लैक बैम्बू को निशाना बनाने की हिम्मत की। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे अलग अलग गुटों से थे। उनका युद्ध होना तय था। इसके अलावा जिस दिन प्रिंस क्रिम्सन फर्ममेंट सिंहासन पर आसीन होंगे, उसका लुओ कबीले में फेरी ब्लैक बैम्बू के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। परी ब्लैक बैम्बू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार के लिए इसकी तैयारी पहले ही हो चुकी है। ये बहुत बढ़िया है। राजकुमार पिंगनान ने एक बार ताली बजाई और हंसते हुए कहा। वह बहुत ही सहजता से बात कर रहा था और उसमें राजकुमार जैसा कोई घमंड नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह फेरी ब्लैक बैम्बू से बात करते समय किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। जब राजकुमार पिंगनान और परी ब्लैक बैम्बू बात कर रहे थे, तभी राजकुमार पिंगनान के पीछे मौजूद कछुओं से अचानक सुनहरी रोशनी निकली और उसके बाद द्वीप जितने बड़े उस विशालकाय कछुए का आकार तेजी से सिकुड़ने लगा। उसका रूप भी बदलने लगा और अंततः वह गहरे सुनहरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। अधेड़ उम्र का वह आदमी छोटा कद का था, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और उसके मुंह के दोनों सिरों पर अजगर जैसी लंबी मूंछें थीं। जहां तक उस अमर पर्वत की बात है जिसे ड्रैगन कछुआ ढो रहा था, वह कछुए की पीठ से उड़कर एक मुट्ठी के आकार के जादुई खजाने में बदल गया और फिर उस छोटे कद के अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर के अंदर समा गया। ये देखकर ये यून दंग रह गया। पहली बात तो ये कि एक विशालकाय कछुआ इंसान में रूप बदल सकता था, और दूसरी बात उसके द्वारा धारण किया गया अमर महल भी एक जादुई खजाना था। अगर इनमें से कोई भी चीज तियान युआन की दुनिया में होती तो वह वाकई अविश्वसनीय होती। अंकल ड्रैगन को भी शराब पीना पसंद है, तो चलिए हम सब मिलकर इसका आनंद लेते हैं। हालांकि ड्रैगन कछुआ राजकुमार पिंगनान का वाहन था, फिर भी राजकुमार पिंगनान अपने चाचा ड्रैगन के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। हाँ, मुझे शराब पीना बहुत पसंद है, छोटे कद के अधेड़ व्यक्ति ने महल में परी ब्लैक बैम्बू के पीछे जाते हुए कहा। ये यून उनके बगल में चल रहा था। चाहे राजकुमार पिंगनान हो या छोटा कद का अधेड़ व्यक्ति, किसी ने भी ये यून पर ध्यान नहीं दिया। ये बात समझ में आती थी। वे ये यून को केवल परी काले बांस के शिष्य या अनुयायी के रूप में ही मानते थे। दरअसल उन दोनों को उसकी पहचान पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
कुछ ही क्षणों बाद फेरी ब्लैक बैम्बू की बांस की इमारत में राजकुमार पिंगनान, एक छोटे कद का अधेड़ व्यक्ति, और फेरी ब्लैक बैम्बू एक प्राचीन गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। फेरी ब्लैक बैम्बू अधीनस्थों के लिए निर्धारित स्थान पर बड़ी सावधानी से सीधा बैठा था। हालांकि छोटे कद का वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने हाथों में पकड़े हुए जग से शराब गटकना शुरू कर चुका था। हाँ, स्वाद तो वाकई लाजवाब है, छोटे कद के अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने हंसते हुए प्रशंसा की। ये यून स्वाभाविक रूप से फेरी ब्लैक बैम्बू के पीछे खड़ा था और तीनों की बातचीत सुन रहा था। मुझे आश्चर्य है कि महाराज पिंगनान परी काले बांस में किस लिए आए हैं? परी काले बांस ने पूछा। इससे पहले राजकुमार पिंगनान ने उल्लेख किया था कि वह रास्ते में संयोगवश यहाँ आ गए थे, लेकिन ब्लैक बैम्बू जानता था कि उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए वह निश्चित रूप से आकस्मिक रूप से फायर क्लाउड स्टेट नहीं आए थे, बल्कि उन्हें कुछ काम था। मैं महारानी शुवानहो के आदेश पर यहाँ आया हूँ। राजकुमार पिंगनान ने बांस की शराब का एक घूंट पिया और धीरे धीरे कहा। महामहिम शुवानहो। परी काली बांस क्षण भर के लिए लड़खड़ा गई। जुवानहो राजकुमारी बैंगनी आत्मा की जन्मदाता माँ थी। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट स्वभाव से चंचल है। लगता तो यही है कि उन्होंने सिंहासन संभालने का मन नहीं बना लिया है, इसलिए असली चिंता तो महारानी शुवानहो को है। एक कहावत थी कि एक माँ का मूल्य उसके बच्चों से निर्धारित होता है, इसलिए राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के सिंहासन के लिए संघर्ष को लेकर शुवानहो स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। परी काली बांसुरी ने कहा, राजकुमारी बैंगनी आत्मा अभी छोटी है, इसलिए सत्ता संघर्ष में उसकी अरुचि स्वाभाविक है। भविष्य में जब राजकुमारी बैंगनी आत्मा बड़ी हो जाएगी तो वह स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएगी। वैसे महारानी शुवानहो ने क्या फरमान जारी किया है? मैं इसे कोई फरमान तो नहीं कहूंगी, लेकिन आगामी लुओ डिवाइन हॉल परीक्षा के लिए महारानी शुवानहो इस पर विशेष ध्यान दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लुओ वंश ने सिंखोल से लड़ाई लड़ी थी और भारी नुकसान उठाया था, जिसमें लुओ डिवाइन हॉल के कई शिष्य शहीद हो गए थे। अब हमारे लुओ वंश को अपनी शक्ति को धीरे धीरे पुनः प्राप्त करने के लिए युवा पीढ़ी के कई शिष्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। आगामी लुओ डिवाइन हॉल परीक्षा के लिए महाराज ने ये पवित्र फरमान भी जारी किया है कि वे डिवाइन ट्रेजर पैलेस से कुछ बहुमूल्य कलाकृतियां निकालेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लुओ वंश के शिष्यों को भारी पुरस्कार देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, महाराज सिंहासन त्यागने वाले हैं और राजकुमारी पर्पल स्पिरिट और मेरे बड़े भाई क्रिम्सन फर्मेंट के बीच सिंहासन के लिए संघर्ष और भी तीव्र होता जा रहा है। महाराज विभिन्न छोटी छोटी बातों पर विचार करके अपना निर्णय लेंगे। इसके अलावा आगामी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षा कोई मामूली बात नहीं है। चूंकि महाराज इसे इतना महत्व देते हैं, इसलिए महारानी शुवानहो स्वाभाविक रूप से इसमें हारना नहीं चाहती। तो बात यह है, परी काली बांस समझ गई। आगामी लुओ दिव्य हॉल परीक्षा के लिए सम्राट लुओ ने स्वयं आदेश दिया था और दिव्य खजाना महल से खजाने भी भेंट किए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। दिव्य खजाना महल में रखी हर वस्तु सर्वोच्च श्रेणी की सर्वोत्तम वस्तु होती थी। विभिन्न राज्यों के शिष्यों को छोड़ दे तो राजकुमारों को भी दिव्य खजाना महल में रखे संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए पर्याप्त प्रतिभा और असाधारण योग्यता की आवश्यकता होती थी। भीषण युद्ध के बाद लुओ वंश को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए लुओ वंश के संचित संसाधनों के एक हिस्से का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाना उचित था। ये लुओ वंश की युवा पीढ़ी के लिए एक सुनहरा अवसर था, जो 1 लाख वर्षों में एक बार से भी कम आता है। यदि वे इसे भुनाने में सफल हो जाते तो वे वास्तव में बहुमूल्य संसाधनों का भरपूर लाभ उठा सकते थे, तेजी से तरक्की कर सकते थे और उनका भविष्य उज्जवल हो सकता था। राजकुमार पिंगनान ने तब कहा, ब्लैक बैम्बू, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे बड़े भाई क्रिम्सन फर्मेंट की आयु पहले से ही 3500 वर्ष है। उनके अधीनस्थ भी लगभग 3000 वर्षों से मौजूद हैं और उनकी जन्मदाता माता महारानी लोहो महारानी शुवानहो से हजारों वर्ष पहले हरम में प्रवेश कर चुकी थी। इसके अलावा महारानी लोहो के परिवार में एक प्राचीन फे वंश है, इसलिए उनका गुट भी उतना ही बड़ा है। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की बात करें तो हालांकि उनकी प्रतिभा मेरे बड़े भाई क्रिम्सन फर्मेंट के बराबर या उससे भी बेहतर है, फिर भी वे अभी युवा हैं। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के पास स्वयं लगभग कोई शक्ति नहीं है और वे पूरी तरह से महामहिम शुवानहो पर निर्भर हैं। आगामी लुओ डिवाइन हॉल परीक्षा में मेरे बड़े भाई क्रिम्सन फर्मेंट के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का ये वास्तव में सबसे अच्छा अवसर है। यदि उनके आदमियों को अधिकांश स्थान मिल जाते हैं तो राजकुमारी पर्पल स्पिरिट और महामहिम शुवानहो की छवि किसी भी कारण से खराब होगी। इससे उत्तराधिकारी के बारे में महाराज के निर्णय पर भी असर पड़ सकता है। परी काली बांस ने राजकुमार पिंगनान की बात सुनकर सिर हिलाया। उसने कहा, महामहिम पिंगनान, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आगामी लुओ दिव्य हॉल परीक्षा के लिए मेरी भी कुछ सीमाएं हैं और मैं ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाऊंगी। मैं केवल अपने शिष्यों का सर्वोत्तम प्रशिक्षण करके उन्हें परीक्षा देने के लिए भेज सकती हूँ। ठीक है, हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। इस यात्रा के लिए मैं 3 राज्यों में जा चुका हूँ और अंतिम समय में कुछ संसाधन जुटाए हैं। उम्मीद है कि यह थोड़ा कारगर साबित होगा। ब्लैक बैम्बू, बताओ, फायर क्लाउड स्टेट में कौन इसके लिए तैयार है? राजकुमार पिंगनान ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और सीधे मुद्दे पर आने लगे। अध्याय 803, नामांकन प्राप्त करना। ब्लैक बैम्बू ने कहा, महामहिम पिंगनान, हाल के वर्षों में फायर क्लाउड स्टेट ने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाए हैं, लेकिन भर्ती होने के बावजूद उनकी गुणवत्ता औसत दर्जे की ही है। फायर क्लाउड स्टेट से लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की संभावना रखने वाले अभी भी हेवन फायर हॉल के वे प्रमुख शिष्य हैं, जैसे तियानशी, रान्यू और बुलवो। हेवन फायर हॉल में उनके साधना का समय ही 60 वर्षों से अधिक हो चुका है। ये कुछ लोग, विशेषकर तियानशी, बहुत प्रसिद्ध हैं। हाल के वर्षों में तियानशी ने फायर क्लाउड स्टेट और आसपास के लुओ कबीले के राज्यों के शिष्यों के आदान प्रदान के दौरान फायर क्लाउड स्टेट का नाम रोशन किया है। मार्क्वेस फायर क्लाउड ने कई मौकों पर उनकी प्रशंसा की है। मार्क्वेस फायर क्लाउड वह व्यक्ति था जिसके पास फायर क्लाउड राज्य का अधिकार था।
लुओ वंश के 196 राज्यों में से प्रत्येक राज्य का एक मार्क्विस प्रभारी होता था। विभिन्न सरदारों के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी। 196 राज्यों में फायर क्लाउड स्टेट को औसत दर्जे का माना जाता था, इसलिए किसी भी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में फायर क्लाउड स्टेट के परिणाम संतोषजनक ही कहे जा सकते थे। हालांकि तियानशी आमतौर पर सबसे अलग दिखते थे। 196 राज्यों में भी वे प्रथम श्रेणी के थे। मैं तियानशी के बारे में जानता हूँ, राजकुमार पिंगनान ने हल्की सी आह भरी। राजधानी में भी हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि अग्नि तत्व के नियमों में तियानशी की उपलब्धियां असाधारण हैं और वह अन्य प्रतिभाशाली लोगों के मुकाबले भी कई स्तरों को पार कर सकता है और उन्हें हरा सकता है। हालांकि राजकुमार पिंगनान तियानशी की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। इसका कारण ये था कि तियानशी उनके खेमे में नहीं था। इसका यह भी अर्थ था कि तियानशी जितना शक्तिशाली होगा, शत्रु उतना ही शक्तिशाली होगा। दरअसल ये सिर्फ तियानशी तक ही सीमित नहीं था। अगर उनके संबंधों की वंशावली को जबरदस्ती देखा जाए तो रानियों और बुलुओं को भी प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की ओर झुकाव रखने वाला माना जा सकता है। इसका कारण बहुत सीधा था। ये लोग 60 वर्षों से हेवन फायर हॉल में साधना कर रहे थे और प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म तो उन लोगों के जन्म के समय से भी कम था जिन्होंने हेवन फायर हॉल में प्रवेश किया था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट अपनी प्रतिभा के बल पर ही उत्तराधिकारी बनी थी। बेशक शिवानहो का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कमजोर नहीं था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए उनके परिवार के कई प्रतिभाशाली लोगों को लुओ कबीले में भेजा गया था ताकि वे राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता कर सकें। सिंहासन के उत्तराधिकार में केवल प्रतिभा ही मायने नहीं रखती थी, इसमें वंश और प्रतिष्ठा भी देखी जाती थी। ये भी देखा जाता था कि क्या लोग उत्तराधिकारी का अनुसरण करने को तैयार हैं। इसलिए चाहे वह राजकुमारी पर्पल स्पिरिट हो या राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट, वे अधिक से अधिक शिष्यों की भर्ती कर रहे थे और उन्हें अपने अपने गुटों में शामिल कर रहे थे। उन शिष्यों के बारे में बात कीजिए जो हाल ही में हेवन फायर हॉल में शामिल हुए हैं। प्रिंस पिंगनान ने कहा, हेवन फायर हॉल के अधिकांश पुराने शिष्य प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के खेमे में थे। आखिरकार उस समय प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ही सबसे संभावित उत्तराधिकारी थे। भला भला ऐसी शक्तिशाली शक्ति के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। यदि वे भविष्य में सम्राट बन जाते तो उन्हें भविष्य में आसानी से सफलता मिल जाती और एक बार निष्ठा स्थापित हो जाने के बाद विश्वासघात का कोई विकल्प नहीं रह जाता था। यदि कोई बीच में ही विश्वासघात कर दे तो दोनों पक्षों में से कोई भी अपने खेमे में विश्वासघाती को पाकर प्रसन्न नहीं होगा। केवल नए लुओ वंश के शिष्यों को ही 2 उत्तराधिकारियों में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्राप्त था। फेरी ब्लैक बैम्बू ने कहा, अगर हम नए शिष्यों की बात करें तो उनकी तुलना पुराने शिष्यों से करना नामुमकिन है। साधना का समय बहुत कम होता है और नियमों जैसे पहलुओं में उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप नए शिष्यों की ही बात कर रहे हैं तो लुओ फेंगलिंग एक अच्छी विकल्प मानी जाती है। उसमें काफी प्रतिभा है और उसे स्वर्ग अग्नि हॉल में आए हुए केवल 5 साल हुए हैं। वह साधना में मेहनती है, लेकिन लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में शामिल होने पर उसे क्या परिणाम मिलेंगे ये कहना मुश्किल है। फेरी ब्लैक बैम्बू ने अपना सिर हिलाया। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं हर 60 साल में एक बार आयोजित की जाती थीं। केवल 100 वर्ष से कम आयु के लुओ वंश के शिष्य ही इसमें भाग ले सकते थे। लुओ वंश के कई शिष्यों को आमतौर पर लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के दौरान अपनी अलग पहचान बनाने के लिए 70 या 80 वर्षों तक साधना करनी पड़ती थी। लगभग 1 सदी का संचय कोई मामूली बात नहीं थी। बेशक लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी। कम उम्र के प्रतिभागियों को अंतिम मूल्यांकन में लाभ होता, लेकिन ये लाभ नियम संबंधी अंतर्दृष्टि और साधना तकनीकों के मुकाबले कमतर था। क्या अब और कोई नए शिष्य नहीं है? शिवानहो को अपनी सेना बढ़ाने की सख्त जरूरत थी, इसलिए राजकुमार पिंगनान को उम्मीद नहीं थी कि नए शिष्य लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में कोई खास कमाल दिखा पाएंगे। हालांकि चूंकि नए और पुराने शिष्यों का मूल्यांकन एक ही मापदंड पर नहीं होता था, इसलिए अच्छा प्रदर्शन न करने पर भी अपनी छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करके उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना संभव था। इससे राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कई शिष्य हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि उनमें से कोई भी महाराज पिंगनान की दृष्टि में योग्य होगा। हालांकि यदि महाराज पिंगनान इसे स्वर्ग अग्नि कक्ष तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं तो मेरे पास पृथ्वी अग्नि कक्ष से एक अच्छा उम्मीदवार है जिसकी मैं अनुशंसा कर सकता हूं। अर्थ फायर हॉल। पृथ्वी अग्नि हॉल का नाम सुनकर राजकुमार पिंगनान थोड़ा अचंभित रह गया। उनके विचार में पृथ्वी अग्नि हॉल में केवल द्वितीय श्रेणी के शिष्य थे। स्वर्ग अग्नि हॉल के कुलीनों के लिए भी लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में कुछ हासिल करना मुश्किल था, तो पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्यों के लिए तो और भी अधिक। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या सच में कोई ऐसा अर्थ फायर हॉल का शिष्य है जो लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? वह कौन है? ब्लैक बैम्बू मुस्कुराया और बोला, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि वह अच्छा ही करेगा, लेकिन फायर क्लाउड स्टेट में तियानशी, बुलुआ और उन हेवन फायर हॉल के शिष्यों को छोड़कर जिन्होंने लगभग 60 वर्षों तक साधना की है, ये व्यक्ति सभी नए शिष्यों में सबसे अच्छा विकल्प है। संयोग से वह महाराज पिंगनान के सामने है। ब्लैक बैम्बू ने ये कहते हुए यी यून की ओर देखा। राजकुमार पिंगनान और उनके बगल में खड़े अंकल ड्रैगन ने भी यी यून की ओर मुड़कर देखा। राजकुमार पिंगनान कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि परी काली बांस के पीछे खड़ा वह साधारण सा दिखने वाला युवक परी द्वारा इतनी प्रशंसा प्राप्त करेगा। क्या वह नए शिष्यों में सबसे अच्छा उम्मीदवार है? राजकुमार पिंगनान ने यी यून को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये तुच्छ प्राणी यी यून है, यी यून ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। ये यून। राजकुमार पिंगनान ने कुछ देर सोचा और इसी समय परी काली बांस ने आवाज के माध्यम से राजकुमार पिंगनान को पहले ही बता दिया था कि यून ने अग्नि खनन प्रक्रिया के दौरान क्या किया था। ये सुनकर राजकुमार पिंगनान काफी आश्चर्यचकित हुए। अरे, ऐसा भी कुछ होता है?
पृथ्वी अग्नि हॉल में अभी अभी प्रवेश करने के बावजूद पृथ्वी अग्नि की आत्मा की मान्यता प्राप्त कर लेना और यहाँ तक कि पृथ्वी अग्नि हॉल के एक वरिष्ठ शिष्य से पृथ्वी अग्नि छीन लेना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। राजकुमार पिंगनान ने सिर हिलाया। वास्तव में राजकुमार पिंगनान की दृष्टि में यांग ज़िशान जैसा व्यक्ति बिल्कुल महत्वहीन था। यांग ज़िशान तो केवल पृथ्वी अग्नि हॉल का शिष्य था और तियानशी जैसे शीर्ष प्रतिभावान के सामने उसका कोई स्थान नहीं था। इसलिए राजकुमार पिंगनान द्वारा ये उनका वर्णन करने के लिए बुरा नहीं शब्दों का प्रयोग करने का कारण ये था कि वह अभी भी युवा था और उसने अभी तक 3 दशकों तक साधना नहीं की थी, इसलिए उसका भविष्य उज्जवल था। दुर्भाग्यवश अगर हम 60 साल और इंतजार करें और इस दौरान तुम मेरे मार्गदर्शन में साधना करते रहो तो 100 साल की उम्र के करीब पहुंचकर तुम लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में अच्छे नतीजे हासिल कर पाओगे। यह अफसोस की बात है कि तुम्हें अभी पूरी तरह परिपक्व हुए बिना इसमें भाग लेना पड़ रहा है, लेकिन आगामी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। सिंहासन का उत्तराधिकार शायद अगली लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं से पहले ही हो जाएगा। मुझे अपने सभी उपलब्ध लोगों का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें नामांकित कर रहा हूँ। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। राजकुमार पिंगनान के ऐसा कहने के बाद उन्होंने ये यून की ओर देखना बंद कर दिया और काली बांसुरी परी से बातचीत जारी रखी। ये यून वाकई बहुत छोटी थी। 30 वर्ष की आयु में लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में कुछ भी हासिल करना अत्यंत दुर्लभ था। लुओ वंश के पूरे इतिहास में भी ऐसा करने वाले बहुत कम लोग थे। अध्याय 804 सूचना। राजकुमार पिंगनान ने फायर क्लाउड स्टेट में केवल एक दिन बिताकर प्रस्थान किया। उनके लिए समय बहुत कीमती था क्योंकि उन्हें अभी 2 और राज्यों का दौरा करना था। और राजकुमार पिंगनान के प्रस्थान के दूसरे दिन फायर क्लाउड राज्य के मुख्य पर्वत की चोटी पर एक सूचना प्रकट हुई। ये कागज के एक पतले टुकड़े पर बना एक साधारण सा नोटिस था, लेकिन यह पानी में फेंके गए एक भारी पत्थर की तरह था जिसने पूरे फायर क्लाउड स्टेट में हलचल मचा दी। इसका कारण ये था कि उस सूचना का मतलब एक शानदार अवसर था। नोटिस में 16 लोगों के नाम लिखे थे। नोटिस जारी होने के 3 दिन बाद इन 16 लोगों को अलग अलग 2 स्थानों पर भेजा जाना था। दोनों समूहों को सामूहिक प्रशिक्षण दिया जाना था, जिसके बाद वे लुओ वंश के सभी युवा शिष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोजन लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में शामिल होते, जो हर 60 साल में एक बार होती थी। लुओ वंश के शिष्यों के लिए अपने जीवनकाल में एक बार भी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने का मौका मिलना 10 लाख में एक से भी कम संभावना थी। बाहरी शिष्यों को तो इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। लुओ वंश के 196 राज्य थे और प्रत्येक राज्य में लाखों बाहरी शिष्य और अन्य सहायक शिष्य थे। हर 60 साल में होने वाली लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में मुश्किल से 2 या 3 बैच ही उत्तीर्ण हो पाते थे, इसलिए उन्हें इन परीक्षाओं का इंतजार करने का मौका ही नहीं मिलता था। उनके लिए ये परीक्षाएं रहस्यमय और शक्तिशाली थीं। इनकी तुलना उस कहावत से की जा सकती है कि कैसे एक मछली अजगर के द्वार में छलांग लगाती है। काप मछलियों के लिए ड्रैगन द्वार में प्रवेश करना एक कठिन प्रतियोगिता थी। कई काप मछलियां ड्रैगन द्वार पर छलांग लगाती थीं, लेकिन लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके ड्रैगन द्वार में प्रवेश करने वाली मछलियां अत्यंत दुर्लभ थीं। वास्तव में इन बाहरी शिष्यों के पास काप बनने की योग्यता भी नहीं थी। उनकी अनदेखी करने पर यहाँ तक कि अर्थ फायर हॉल के शिष्यों में भी काप बनने की योग्यता नहीं थी। केवल हेवन फायर हॉल के शिष्यों या उनमें से लगभग 10% को ही अपने जीवनकाल में एक बार काप बनने का मौका मिलता था। वे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में ये जानने का प्रयास कर सकते थे कि वे ड्रैगन गेट से कितनी दूर हैं। दरअसल लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले हेवन फायर हॉल के कई शिष्य कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। इसका कारण ये था कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले शिष्यों की आयु 100 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लुओ वंश के कई शिष्य लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने का अपना एकमात्र अवसर तभी चुनते थे जब उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती थी या वे 100 वर्ष के करीब पहुंच जाते थे। जारी हुए नोटिस में उन लोगों के नाम सूचीबद्ध थे जो लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले थे। कुल 16 लोग थे, तो लुओ वंश के शिष्य इन 16 लोगों से ईर्ष्या क्यों नहीं करेंगे जिन्हें इतना बड़ा अवसर प्राप्त हुआ था। भले ही उन्हें पता था कि उन्हें निश्चित रूप से शामिल नहीं किया जाएगा, फिर भी वे ये जानना चाहते थे कि वे 16 लोग कौन थे। ठीक वैसे ही जैसे नश्वर दुनिया में जिन लोगों को पता होता है कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, वे भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि शीर्ष विद्वान कौन है। ये सूचना मुख्य पर्वत के मुख्य हॉल के ठीक सामने एक चौक की दीवार पर टंगी हुई थी। लोगों का एक समूह सूचना को देखने के लिए दीवार के चारों ओर इकट्ठा था। सीनियर ब्रदर ज़िशान, क्या आपको लगता है कि आपका नाम अगले लुओ डिवाइन हॉल परीक्षणों के नोटिस में शामिल होगा? नोटिस देखने वालों में अर्थ फायर हॉल के यांग ज़िशान भी शामिल थे। जब नोटिस जारी होने की खबर आई तो यांग ज़िशान संयोगवश अग्नि आत्मा महल में आग की खुदाई कर रहा था, इसलिए वह वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंचने में कामयाब रहा। अब यांग ज़िशान यही उनके आग निकालने के हर प्रयास में उससे बचता था। आखिरकार एल्डर हेवन स्कॉर्पियो को पता चल गया कि यीयुन ने अग्नि आत्मा महल से उसकी पृथ्वी अग्नि छीन ली है। इसके परिणामस्वरूप यांग ज़िशान को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी, जिसे उसे चुपचाप सहना पड़ा। डांट फटकार के बाद एल्डर हेवन स्कॉर्पियो ने अपनी आस्तीन झटक कर यांग ज़िशान को दरवाजे से बाहर फेंक दिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर चोटें आईं। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द था। यांग ज़िशान ने अपना चेहरा मलते हुए अभी अभी बोलने वाले चमचे को घूर कर देखा। उसने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ नोटिस देख रहा था, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? यांग ज़िशान को दूसरों के सामने अच्छा दिखना पसंद था, इसलिए वह अपनी कमियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके चमचे ने उसकी चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन उसने गलत जगह पर चापलूसी कर दी। हालांकि यांग ज़िशान को आमतौर पर अपनी बड़ाई करना पसंद था, लेकिन उसने अगले लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने की बात कहने की हिम्मत नहीं की। अगर यह बात फैल गई तो अर्थ फायर हॉल में उसके दुश्मन उसका खूब मजाक उड़ाएंगे। एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा।
खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। मुझे अभी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं की परवाह नहीं है और मेरा ध्यान पहले हेवन फायर हॉल में प्रवेश करने पर होगा। हेवन फायर हॉल की प्रवेश परीक्षा के दिन मैं उस यी को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। यांग ज़िशान ने दांत पीसते हुए कहा। उसके लिए स्वर्ग अग्नि हॉल में प्रवेश करना पहले से ही मुश्किल था। अग्नि आत्मा महल में यी द्वारा कुचले जाने के कारण वह घृणा से भरा हुआ था। उसे अभी भी नहीं पता था कि यी ने उससे पृथ्वी अग्नि छीनने के लिए कौन सी चाल चली थी। फिर भी यांग ज़िशान को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यी जैसे नौसिखिए से हार गया। वह बस यही चाहता था कि वह अपनी साधना में कड़ी मेहनत करे और भविष्य में यी को सबक सिखाने के लिए उससे मिले। विशेष रूप से 1 साल बाद पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्यों में से बहुत कम संख्या में ही स्वर्ग अग्नि हॉल में पदोन्नत हो पाएंगे। यांग ज़िशान ने स्वर्ग अग्नि हॉल में प्रवेश करने और यी को बाहर करने के लिए उच्च पदस्थ होने की योजना बनाई। बेशक इसके लिए उसे साधना में कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि वर्तमान स्तर पर स्वर्ग अग्नि हॉल में पदोन्नत होने की संभावना बहुत कम थी। वरिष्ठ भाई ज़िशान सही कह रहे हैं। आपको अपना भोजन निवाला करके खाना चाहिए। पहले स्वर्ग अग्नि कक्ष में प्रवेश करें और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें। पृथ्वी अग्नि कक्ष के शिष्यों के रूप में लुओ दिव्य कक्ष की परीक्षाओं में शामिल होने की इच्छा रखना अत्यधिक महत्वाकांक्षा है। ये कैसे संभव हो सकता है? यांग ज़िशान द्वारा अपना रुख स्पष्ट करने के बाद उससे अधिक वरिष्ठ पद वाला एक अन्य सहायक तुरंत आगे आया और कनिष्ठ सहायक को समझाने लगा। कनिष्ठ सहायक ने जल्दी से अपना सिर हिलाकर यह व्यक्त किया कि उसका वरिष्ठ सही था और फिर यांग ज़िशान के प्रति अपनी अपार प्रशंसा व्यक्त की। तभी यांग ज़िशान ने सिर हिलाया। बॉस के रूप में अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए जैसे ही वह कुछ अच्छे शब्द कहने ही वाला था, उसने भीड़ में किसी को नोटिस के बारे में बात करते सुना। सूची में ये लोग तियानशी, रानयू, गुलुओ सभी प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसमें उनका होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन लुओ फैंगलिंग और बाई चेन लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उनकी उम्र कितनी है? और वह आखिरी आदमी यी यून, वह कौन है? मैं इतने सालों से फायर क्लाउड स्टेट में हूं, लेकिन मैंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? 16 लोगों में यी यून का नाम सबसे आखिरी में था। ये नोटिस फायर क्लाउड स्टेट के एल्डर कंसोर्टियम द्वारा तय किया गया था, लेकिन प्रिंस पिंगनान ने कुछ नामों का सुझाव दिया था और उनमें से एक नाम यी यून था। हालांकि फायर क्लाउड स्टेट एल्डर कंसोर्टियम इस चुनाव से हैरान था, लेकिन उन्होंने राजकुमार पिंगनान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया। एक राजकुमार के लिए अपने शिष्य को लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने का मौका देने के लिए आंखें बंद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि वे ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे, फिर भी फायर क्लाउड स्टेट के बुजुर्गों ने यी उनका नाम बिल्कुल पीछे लिख दिया। जब यी उनका नाम लिया गया तब लगभग किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना था। हालांकि जब यांग ज़िशान और उसके साथियों ने ये सुना तो वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। यी यून, कौन सा यी यून? ये नाम यांग ज़िशान के कानों को बेहद चुभता था। उसके सभी चमचों पर भी यी यून की गहरी छाप थी। उसने अकेले ही अग्नि आत्मा महल में सभी को आग की खुदाई करने से डरा दिया था। वे केवल तभी अग्नि आत्मा महल में प्रवेश करते थे जब यी यून आसपास नहीं होता था, ताकि आग की कुछ चिंगारियां निकाल सके। क्या वह वही यी यून है जिसने हमसे पृथ्वी की अग्नि छीन ली थी? एक नौकर ने अचंभित होकर पूछा। उसे यह बात अविश्वसनीय लग रही थी कि यी यून, जो उन्हीं की तरह अर्थ फायर हॉल का शिष्य था, लुओ डिवाइन हॉल की नजर में था। क्या ये वही नाम वाला व्यक्ति था? लेकिन वास्तव में पूरे स्वर्ग अग्नि कक्ष में केवल 108 लोग थे और पृथ्वी अग्नि कक्ष में केवल 1000 से कुछ अधिक लोग थे। उपस्थित सभी योद्धाओं की स्मृति उत्कृष्ट थी, इसलिए वे लगभग सभी के नाम याद रख सकते थे। अग्नि आत्मा महल में मिले यी यून के अलावा यी यून नाम का कोई और व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा हालांकि यी यून नाम सरल था, ये उपनाम अत्यंत दुर्लभ था। फे जाति में तो ये लगभग कभी सुना ही नहीं जाता था। यह जरूर नकली है, यांग ज़िशान के एक चमचे ने बुदबुदाया। वह अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अध्याय 805 रानयू। यांग ज़िशान के चेहरे पर उदासी की गहरी छाया छाने लगी। उसने पहले कहा था कि भोजन एक एक निवाला करके खाना चाहिए और हर यात्रा में एक एक कदम करके आगे बढ़ना चाहिए। वह व्यवस्थित ढंग से साधना करते हुए आगे बढ़ने की योजना बना रहा था ताकि स्वर्ग अग्नि हॉल में प्रवेश करने का मौका पा सके और यी यून को कुचलने का अधिकार जीत सके। लेकिन अब स्वर्ग अग्नि हॉल में प्रवेश करने के लिए अपना पहला कदम उठाने से पहले ही यी यून का चयन लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं के लिए हो चुका था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसका स्वर्ग अग्नि हॉल के कई शिष्यों को कोई अवसर नहीं मिलता था। वह भी एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे यी यून की पीठ दिखाई नहीं दे रही थी। यी यून का एक कदम कितना दूर था? यी यून अग्नि आत्मा महल की तुलना में थोड़ा बेहतर हो गया था और उसने उससे आग की एक लपट छीन ली थी। क्या यह उसके लिए लुओ दिव्य हॉल की परीक्षा में भाग लेने के लिए पर्याप्त होना चाहिए? इस समय नोटिस बोर्ड के आसपास काफी हलचल मची हुई थी। वहां हेवन फायर हॉल के काफी संख्या में शिष्य भी मौजूद थे जो शिकायत कर रहे थे। पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्यों के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में शामिल होने के योग्य भी नहीं थे। हालांकि स्वर्ग अग्नि हॉल के शिष्यों को मौका मिला था, लेकिन अब उनका मौका किसी और ने छीन लिया था। हेवन फायर हॉल के एक शिष्य ने अपने सेवक से कहा, जांच करो और पता लगाओ कि यही यून कौन है। जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यून लुओ फैंगलिंग द्वारा भर्ती किया गया एक नया शिष्य है। 1 महीने पहले तक वह माउंट फैंगलिंग पर लुओ फैंगलिंग का सहायक शिष्य था। उसने हाल ही में पृथ्वी अग्नि हॉल में प्रवेश करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है। यांग ज़िशान अचानक बोल पड़ा। नोटिस को देखते ही उसकी निगाहें मानो यी यून का नाम चटकर जाना चाहती थीं। बोर्ड पर यी यून का नाम देखकर उसे हार का एहसास हुआ। उसे अब भी यी यून का पीछा करने की उम्मीद थी, लेकिन अब वह उसे कैसे पकड़ पाएगा? अर्थ फायर हॉल स्टीवर्ड शिष्य, क्या आप निश्चित हैं? तितली प्रभाव की तरह एक छोटा सा पत्थर भी सुनामी ला सकता है।
यांग जिशान के शब्दों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हाथ में एक लेख लिए एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने यांग जिशान से विनम्र स्वर में पूछा। नीले रंग का चोगा पहने इस गोरे रंग के व्यक्ति के चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी। उसकी भौहें तलवारों की तरह नुकीली थीं और उसकी आंखें लंबी और पतली थीं। उसकी आंखों के दोनों कोनों पर कनपटी पर मछली के 3 शल्क बने हुए थे। यह कोई अपूर्ण मानवीय अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि शुशुई शाही वंश का प्रतीक थी। शुशुई वंश लुओ वंश के अधीन था, लेकिन लुओ वंश ने शुशुई वंश को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 10,000 परियों के स्वर्ग में परियों की 3 प्रमुख जाति श्रेणियां थीं: स्वर्ग परियां, पृथ्वी परियां और प्राचीन परियां। लुओ कबीले की तरह शुशुई कबीला भी स्वर्ग परियों से संबंधित था। स्वर्ग के परियों को परियों की जाति में एक उच्चतर अस्तित्व माना जाता था। उनके शरीर में आदिम परियों का कुलीन रक्त प्रवाहित होता था। इसे जागृत करने की संभावना रहती थी और एक बार जागृत होने पर उनकी शक्तियां तेजी से बढ़ती थीं। और यदि यह जागृत न भी हो तब भी वे साधारण परियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। शुशुई लुओ वंश का एक प्राचीन परिवार था। लुओ वंश के साम्राज्य की स्थापना के दौरान शुशुई ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसके कारण उन्हें राजाओं की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो पीढ़ियों तक चलती रही। यांग जिशान के सामने खड़ा युवक शायद शुशुई वंश द्वारा पाला पोसा गया युवराज न हो, लेकिन उसमें भी शाही रक्त था, जो उसकी कुलीन स्थिति का पर्याप्त प्रमाण था। रानयू, भीड़ में से किसी ने अचानक हैरानी से कहा। कनपटी के पास तराजू लिए वह युवक शुशुई कबीले का रानयू था। लुओ डिवाइन हॉल के मुकदमे की सूचना में शीर्ष 3 नाम इस प्रकार थे: तियानशी, रानयू, गुलुओ। फायर क्लाउड स्टेट में तियानशी निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद रानयू और गुलू का नंबर आता था। यह बताना मुश्किल था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन हाल के दिनों में रानयू की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, जिससे वह अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। इसलिए संभवतः शक्ति के आधार पर रैंकिंग के लिए जारी किए गए नोटिस में रानयू को गुलुओ से आगे रखकर इसी निष्कर्ष की ओर इशारा किया गया था। हालांकि अंतिम स्थान पर रही यीयुन ने दूसरे स्थान पर रही रानयू का ध्यान आकर्षित कर लिया था। रानयू यहाँ क्यों है? वह कब आया? रानयू जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में फायर क्लाउड स्टेट के हेवन फायर हॉल और अर्थ फायर हॉल के लगभग सभी शिष्य जानते थे। उनके प्रकट होने से काफी हलचल मच गई होगी। यांग जिशान द्वारा यीयुन की पहचान का खुलासा करने के बाद ही किसी ने उस पर ध्यान दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि रानयू नहीं चाहता था कि दूसरे उस पर ध्यान दें। हालांकि रानयू यहाँ मौजूद था, लेकिन उसने भीड़ में खड़े होने के बावजूद दूसरों को अपनी उपस्थिति का पता लगाने से रोकने के लिए कुछ उपाय किए थे। यह विधि वाकई अद्भुत थी। सचमुच सीनियर ब्रदर रानयू को शांति और सुकून पसंद है। उन्हें हर समय ऊंचे स्थान पर रखा जाना पसंद नहीं है। उन्होंने हमें उनके बारे में पता चलने से रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाए। पृथ्वी अग्नि हॉल की एक युवती, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, दूर से रानयू को देख रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रानयू कुलीन परिवार से था और बलवान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से युवतियां उसे पसंद करती थी। अगर नोटिस पर लिखी यीयुन वही यीयुन है जिसे मैं जानता हूं, तो मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। यांग जिशान ने सिर हिलाकर कहा। रानयू के सामने वह काफी दबाव महसूस कर रहा था। उसकी विलक्षणता का महत्व केवल पृथ्वी अग्नि हॉल के अन्य शिष्यों के सामने ही था। श्रेष्ठ वंश और प्रतिभा वाले रानयू के सामने वह कुछ भी नहीं था। ओह, रानयू की तलवार जैसी भौहें तन गईं। यांग जिशान ने घूंट भर लार निगलते हुए कहा, वरिष्ठ भाई रान, लगता है आप इस यीयुन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। पता नहीं कैसे उस लड़के का नाम सूची में आ गया। लुओ फेंगलिंग का नाम आना ही अजीब था, अब तो उसका शिष्य भी उसमें है। ये तो लगभग उद्धरण चिन्ह। यांग जिशान बीच वाक्य में ही रुक गया। उसने जो कहा वह वाकई संदिग्ध था। आखिर हुआ क्या था? वरिष्ठ भाई रान का नाम तो पहले से ही सूची में है और लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं तो आपके लिए स्वाभाविक रूप से पक्की हो जाएंगी। आप एक ऐसे तुच्छ व्यक्ति के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं जिसकी किस्मत बिल्कुल खराब है? यांग जिशान ने पूछा। तार्किक रूप से देखा जाए तो रानयू को यीयुन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि वह ध्यान दे रहा था, यांग जिशान को दिलचस्पी हो गई। यांग जिशान के नजरिए से यीयुन ने चाहे जो भी चाल चली हो, चूंकि यीयुन लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने में कामयाब हो गया था, इसलिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए अवास्तविक था। हालांकि अगर रानयू यीयुन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा होता तो बात बिल्कुल अलग होती। कुछ खास नहीं, बस मुझे लगा कि मेरे छोटे भाई का नाम सूची में होगा। रानयू ने हल्के स्वर में कहा। उनके लहजे में गुस्से का कोई संकेत था या नहीं, ये कहना मुश्किल था। हालांकि कई लोग जानते थे कि रानयू अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहता था। जब उसका भाई स्वर्ग अग्नि हॉल में प्रवेश कर रहा था, तब रानयू की उपस्थिति ने उसके कमजोर भाई को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाया था। बाद में रानयू के भाई ने स्वर्ग अग्नि हॉल में 4 दशकों तक साधना की, इसलिए वह पूरी तरह परिपक्व हो चुका था। अब दोनों भाई मिलकर काम करते हुए स्वर्ग अग्नि हॉल पर शासन कर सकते हैं। अगर तियानशी प्रकट नहीं होता तो उन्हें कौन चुनौती दे सकता है? लेकिन अब रानयू के भाई को विस्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा उनके भाई की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई थी, इसलिए वे केवल इस वर्ष के लुओ डिवाइन हॉल परीक्षणों में भाग ले सकते थे, अगले वर्ष नहीं। ऐसे में रानयू कैसे निश्चिंत महसूस कर सकती थी? तो बात कुछ ऐसी है। ये सुनकर यांग जिशान बेहद खुश हो गया। यीयुन किसी की भी जगह ले सकता था, लेकिन रानयू के भाई की जगह छीनना तो मानो शुशुई परिवार को अपमानित करने जैसा था। बड़े भाई रान, इस यीयुन ने बड़े भाई रान के भाई की जगह हथियाने के लिए जरूर कोई घिनौना तरीका अपनाया होगा। ये लड़का हमेशा से ही बहुत चालाक रहा है। यांग जिशान ने एक बार फिर झगड़े को और भड़काने के लिए ये बात कही, लेकिन तभी रानयू ने यांग जिशान को ठंडी निगाहों से देखा। उस निगाह से यांग जिशान का दिल दहल गया, मानो वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका।
मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे भाई की जगह दूसरों ने ले ली, लेकिन इसी तरह मुझे ये भी पसंद नहीं है कि दूसरे मुझे कुछ खास काम करने के लिए प्रेरित करने या व्यवस्था करने की कोशिश करें। रान यू ने यांग जिशान पर एक गहरी नजर डाली और फिर मुड़कर गायब हो गया, जिससे यांग जिशान वहीं जड़वत खड़ा रह गया और उसके हाथ पसीने से तर हो गए। कुछ ही पल पहले उसे ऐसा लगा जैसे किसी आदिम शक्तिशाली परी ने उसे घूरा हो। ये रान यू तो वाकई बहुत भयानक था। अध्याय 806 माउंट एज्योर बिलो। मालकिन, बाहर आने का समय हो गया है। माउंट फेंगलिंग को भी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के बारे में सूचना मिल चुकी थी। जब ताओ एर को पता चला कि उसकी स्वामिनी को लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में फायर क्लाउड स्टेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए 16 लोगों में से एक चुना गया है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। केवल 16 लोगों का चयन हुआ था, लेकिन उसकी मालकिन को स्वर्ग अग्नि हॉल में शामिल हुए कितने साल हो गए थे, तो भला वह अपनी मालकिन के उन 16 लोगों में से एक होने पर उत्साहित क्यों न होती। इसके अलावा लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए चुने गए लोग परीक्षा शुरू होने से पहले माउंट एज्योर बिलो में सामूहिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे। यह एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में ताओ एर ने भी पहले सुना था। ये लुओ वंश के कुछ पवित्र स्थलों में से एक था और वहां प्रशिक्षण प्राप्त करना एक बड़ा लाभ था। मालकिन, क्या आपने मुझे सुना? जब लुओ फेंगलिंग एकांतवास में थी तब ताओ एर ही उनसे संपर्क कर सकती थी। ताओ एर केवल तभी लुओ फेंगलिंग से संपर्क करती थी जब कोई महत्वपूर्ण मामला हो। ताओ एर के पुकारने के कुछ क्षण बाद लुओ फेंगलिंग के साधना कक्ष का प्रवेश द्वार धीरे धीरे गड़गड़ाहट के साथ खुला। सफेद वस्त्र पहने लुओ फेंगलिंग कक्ष से बाहर निकली। इससे पहले जब ताओ एर ने लुओ फेंगलिंग को इस खबर के बारे में बताया था, तो लुओ ने उसे यह खबर दी थी। ताओ एर ने उसे परी ब्लैक बैम्बू की ओर से आया एक पत्र सौंपा था। फेरी ब्लैक बैम्बू ने अपने पत्र में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि राजकुमार पिंगनान ने ही उन्हें आगामी लुओ डिवाइन हॉल परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया था। लुओ फेंगलिंग का शांत स्वभाव होने के बावजूद ये खबर सुनकर वह खुद को शांत नहीं कर पाई। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए चयनित सदस्य कभी वो लक्ष्य थे जिनके लिए उसने अथक प्रयास किया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही वर्षों में उसे ये अवसर मिल जाएगा। जहां तक राजकुमार पिंगनान की बात है, लुओ फेंगलिंग उनकी पहचान से भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि आगामी मुकदमे में भाग लेने के लिए सहमत होने पर उसे स्वाभाविक रूप से शुवानहो के खेमे में शामिल कर लिया जाएगा। लुओ फेंगलिंग ने इससे पहले कभी किसी गुट में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन वह इस बात से भलीभांति अवगत थी कि लुओ कबीले में उसके जैसी एक छोटी हस्ती के लिए अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी एक पक्ष को चुनना बेहतर था। इसके अलावा इतनी अच्छी शर्तों के साथ लुओ फेंगलिंग के पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, या यूं कहें कि उसके जैसी कनिष्ठ के लिए ऐसी शर्तें एक तरह की प्रशंसा ही थीं। मैं अब मुख्य पर्वत की ओर जा रहा हूँ। जैसे ही लुओ फेंगलिंग बोल रही थी, उसने कुछ छोटी मोटी तैयारियां की और फिर वह अग्नि बादल राज्य की मुख्य चोटी की ओर बादलों में उड़ गई। दूर से लुओ फेंगलिंग ने फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत के ऊपर 2 विशालकाय स्पिरिट क्रूजर तैरते हुए देखे, और उसके नीचे लुओ वंश के कई शिष्य एकत्रित थे। एक नजर में लुओ फेंगलिंग ने कुछ परिचित लोगों को देखा, जिनमें रान यू और गू लुओ शामिल थे। लुओ फेंगलिंग के लिए हेवन फायर हॉल के ये शक्तिशाली वरिष्ठ भविष्य में हासिल करने के लिए लक्ष्य थे। फिलहाल वे ऐसे खूंखार समकक्ष थे जिनके लिए लुओ फेंगलिंग के मन में गहरा सम्मान था। जैसे ही लुओ फेंगलिंग उतरने ही वाली थी, अचानक उसकी नजर एक बहुत ही परिचित व्यक्ति पर पड़ी। वह आश्चर्य से अपना मुंह खोलकर देखती रह गई। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग अग्नि हॉल के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली शिष्यों के बीच एक 16 या 17 वर्ष का युवक पृथ्वी अग्नि हॉल के वस्त्र पहने हुए था। ये यून। लुओ फेंगलिंग क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गई। ये यून उसकी शिष्या थी जिसे उसने अपने संरक्षण में लिया था, इसलिए अब तक अपने एकांतवास के दौरान उसे ये यून के साथ क्या हुआ था इसकी कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसे इसकी परवाह थी। क्या उसे माउंट फेंगलिंग में नहीं होना चाहिए था? वह यहाँ क्यों था? सीनियर लुओ। ये यून ने लुओ फेंगलिंग को देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। उसने भी अभी अभी सूची देखी थी और स्वाभाविक रूप से उसका नाम भी देख लिया था। तुम यहाँ क्यों हो? ये यून के सामने उतरते ही लुओ फेंगलिंग ने आश्चर्य से पूछा। ये यून मुस्कुराए और बोली, मुझे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए चुना गया था, इसलिए मैं आई हूँ। अरे! लुओ फेंगलिंग को जबरदस्त झटका लगा। बाकी लोग तो कम से कम ये जानते थे कि ये यून पहले पृथ्वी अग्नि हॉल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन लुओ फेंगलिंग की याददाश्त में अभी भी यही बात अटकी हुई थी कि ये यून उसका सहायक शिष्य था, एक मामूली काम करने वाला शिष्य। अचानक वह लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में शामिल होकर उसके बराबर का हो गया। वह तुरंत चौक की दीवार पर टंगी सूची को देखने के लिए दौड़ी। सरसरी नजर डालते ही उसने देखा कि सूची में सबसे नीचे ये यून का नाम था। क्या उनका चयन सचमुच हुआ था? क्या ये शिष्य जिसे उसने अपने संरक्षण में लिया था एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था? महज कुछ महीनों में ही उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वालों में से एक बन गया। ये बहुत लुभावना लग रहा था। उसने देखा कि ये यून ने पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्यों के वस्त्र पहने हुए थे और स्पष्ट था कि उसका चयन पृथ्वी अग्नि हॉल में हो गया था। लुओ फेंगलिंग जल्दी में चली गई थी, इसलिए ताओ एर को लुओ फेंगलिंग को यह खबर बताने का समय नहीं मिला। ये यून को लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए चुने जाने की बात पर ताओ एर को भी शायद ही कोई जानकारी थी। आखिरकार माउंट फेंगलिंग मुख्य पर्वत से काफी दूरी पर स्थित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास अपनी शक्ति से मुख्य पर्वत तक जाने का समय नहीं था। छोटी बहन फेंगलिंग, तुमने बहुत कुछ छिपा रखा है। लुओ फेंगलिंग के ये यून से बात करने के तुरंत बाद उसके पीछे से एक आवाज आई। उसने सिर घुमाकर देखा तो आवाज का स्रोत एक दुबला पतला आदमी था जिसका नाम लिया था। हालांकि दिखने में यह आदमी कुछ खास आकर्षक नहीं था, लेकिन वहां खड़े रहने की क्षमता को देखते हुए वह कमजोर नहीं था। इसके अलावा लिया ने स्वर्ग अग्नि हॉल में 50 साल से अधिक समय बिताया था। सीनियर ब्रदर लिया, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया।
लुओ फेंगलिंग ने अत्यंत सम्मानपूर्वक लिया को प्रणाम किया। यह कोई मजाक नहीं है। मैं मजाक क्यों करूं? छोटी बहन फेंगलिंग को यहाँ देखकर मैं एक बड़े भाई के रूप में आश्चर्यचकित हूँ। इसे अच्छी तरह छिपा हुआ कहना भी कम होगा। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि तुम्हारा सेवक भी यहाँ खड़ा हो सकता है। यह तो वाकई अद्भुत है। मेरा मानना है कि फायर क्लाउड स्टेट की स्थापना के बाद से तुम अकेली हो जिसने ऐसा किया है। लिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्द आक्रामक नहीं लग रहे थे और वह केवल तथ्य बता रहा था, लेकिन लुओ फेंगलिंग को वे थोड़े कठोर लगे। लुओ फेंगलिंग ने यी यून पर एक नजर डाली। यी यून को अपना सेवक कहकर लिया ने स्पष्ट रूप से यी यून को अपने समकक्ष नहीं माना। ये बात समझ में आती थी। स्वर्ग अग्नि हॉल के एक वरिष्ठ शिष्य के रूप में लिया ने दशकों तक अथक साधना की थी और केवल एक लुओ दिव्य हॉल परीक्षा में भाग लेने के लिए बहुत कुछ सहा था। लेकिन अब यी यून, जिसने अभी कुछ ही महीनों पहले अग्नि बादल अवस्था में प्रवेश किया था, एक साधारण शिष्य से पृथ्वी अग्नि हॉल तक पहुंच गया था और फिर तुरंत स्वर्ग अग्नि हॉल को पार करके सीधे लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में प्रवेश कर गया था। इन वरिष्ठ शिष्यों ने यी यून के समान परिणाम प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की थी, इसलिए उनका नाखुश होना स्वाभाविक था। यी यून को नजरअंदाज करते हुए लुओ फेंगलिंग का उनके साथ लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेना ही उन्हें नाराज कर रहा था। क्या दशकों की उनकी मेहनत उसके सामने कुछ मायने रखती थी? लिया के पीछे हेवन फायर हॉल के कई शिष्यों ने लुओ फेंगलिंग को अनेक प्रकार के भावों से देखा, संदेह, उलझन, शंका और साथ ही शत्रुता भी। रान यू ने लुओ फेंगलिंग को बस एक बेपरवाह नजर से देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली। उसने कुछ भी नहीं कहा और बस हवा में तैरता रहा। वह ध्यान मुद्रा में था, पैर मोड़े बैठा था और आंखें थोड़ी बंद थीं। रान यू बेहद शांत दिख रहा था। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में चुने जाने को लेकर उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि यह तो उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। उसकी चिंता इस बात की थी कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे किया जाए और शानदार परिणाम कैसे प्राप्त किए जाएं। अध्याय 807 प्राचीन परिभवन। समय बीतता गया और रान यू, जो आंखें कसकर बंद करके ध्यान की अवस्था में था, अचानक अपनी आंखें खोली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कोई यहाँ है? भीड़ के बीच हेवन फायर हॉल के एक शिष्य ने चिल्लाकर कहा। सभी ने जल्दी से स्पिरिट क्रूजर की ओर देखा। वहां उन्होंने देखा कि एक गठीला आदमी, जिसके चारों ओर एक अजगर लिपटा हुआ था, स्पिरिट क्रूजर के आगे के हिस्से से नीचे कूद गया। इस आदमी को देखकर यी यून थोड़ा अचंभित रह गया। यह व्यक्ति आकार में काफी विशालकाय था। वह कम से कम 3-5 मीटर लंबा था और उसकी एक भुजा एक महिला की कमर जितनी मोटी थी, जबकि उसके पैर खंभों जितने मोटे थे। उसका पूरा शरीर टैटू से ढका हुआ था और गले में खोपड़ियों का हार था। खोपड़ियों का हार मुट्ठी के आकार का था। यह बताना मुश्किल था कि वे इंसानों की खोपड़ियां थी या परियों की। उसके शरीर पर लिपटा हुआ अजगर पानी के घड़े जितना मोटा था। इतना बड़ा अजगर आसानी से 2 लोगों को निगल सकता था। फायर क्लाउड स्टेट के सभी 15 शिष्य मेरे पीछे आओ। नाग पुरुष की आवाज बिजली की तरह तेज थी, जो लोगों को अंदर तक झकझोर देती थी। 15? कोई तो यहाँ नहीं है। फायर क्लाउड स्टेट के 16 शिष्यों को चुना गया था, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति गायब था। सूची में पहला नाम तियानशी। तियानशी फायर क्लाउड स्टेट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उसकी ख्याति राजमहल तक भी पहुंच चुकी थी। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 घंटे पहले तियानशी को राजा हॉन के आदमियों द्वारा ले जाया गया था। राजा हॉन। सभी लोग थोड़े अचंभित रह गए। उन्होंने राजा हॉन का नाम तो सुना ही था। राजमहल में भी राजा हॉन एक प्रमुख व्यक्ति थे और उनके अधीन एक शक्तिशाली गुट था। उनकी व्यक्तिगत शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी। राजा हॉन के आदमियों ने सीनियर ब्रदर तियानशी को क्यों ले गए? कुछ लोग हैरान थे, लेकिन अन्य लोगों ने कारण का पता लगा लिया। किंग हॉन प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के चाचा हैं, इसलिए वह व्यक्ति वाक्य के बीच में ही रुक गया। राजा हॉन सम्राट लुओ के पुत्र थे, जबकि राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट वास्तव में सम्राट के पोते थे। सम्राट लुओ की आयु लंबी थी, लेकिन उनके पुत्र पुत्रियों की संख्या बहुत कम थी। इसका कारण ये था कि लुओ वंश स्वर्ग के परियों से संबंधित था, जिससे उन्हें प्राचीन शक्तिशाली परियों का वंश प्राप्त हुआ था। वंश जितना मजबूत होता था, संतान उत्पन्न करना उतना ही कठिन होता था। हालांकि सम्राट लुओ की संतानें अधिक नहीं थीं, लेकिन उनके पोते पोतियों, परपोते परपोतियों और परदादा परदादी को मिलाकर उनकी संतानों की संख्या बहुत अधिक थी। कई राजकुमारों और राजकुमारियों के वंशजों की पीढ़ियों में 1 दर्जन से भी अधिक पीढ़ियां थीं। इन संतानों को, जो 1 दर्जन से अधिक पीढ़ियों के वंशज थे, सम्राट लुओ का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता था, इसलिए उन्हें भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार था। सम्राट लुओ की संतानों में वरिष्ठता का क्रम अत्यंत जटिल था, इसलिए वे मूलतः वंशवृक्ष में वरिष्ठता नहीं देखते थे, बल्कि सब कुछ उम्र के आधार पर तय करते थे। कई राजकुमार, जो पीढ़ियों के अंतर पर थे, जैसे कि राजकुमार पिंगनान, लुओ सम्राट को पिता सम्राट कहकर संबोधित नहीं करते थे, बल्कि उन्हें महामहिम कहकर संबोधित करते थे। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट द्वारा राजा हॉन को अपने चाचा के रूप में संबोधित करने का कारण भी केवल यही था कि यह उम्र और वरिष्ठता दोनों के लिहाज से उचित था। राजा हॉन और राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के बीच घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए उनके लिए राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के उत्तराधिकार का समर्थन करना उचित था। फायर क्लाउड स्टेट की बात करें तो उसमें तियानशी की प्रतिष्ठा बाकी सबसे कहीं अधिक थी। केवल तियानशी ही इतने योग्य थे कि राजा हॉन ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। बेशक तियानशी अकेली ऐसी शख्सियत नहीं थी जिन्हें राजा हॉन अपने साथ लाए थे। अन्य राज्यों में भी निश्चित रूप से बड़ी संख्या में हेवन फायर हॉल के शिष्यों को राजा हॉन के निवास पर लाया गया था और उन्हें विशेष अवसर दिए गए थे। राजा हॉन द्वारा एकत्रित किए गए लोग विभिन्न राज्यों के सबसे उत्कृष्ट अभिजात वर्ग के थे और राजा हॉन द्वारा इन लोगों पर दांव लगाने से यदि उनमें से कोई भी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन कर पाता है, तो प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को सिंहासन की ओर एक और कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जैसा कि उम्मीद थी, सीनियर ब्रदर तियानशी अलग हैं। उन्होंने वास्तव में किसी को उन्हें यहां से ले जाने के लिए नियुक्त किया है।
इस सामूहिक प्रशिक्षण में वरिष्ठ भाई तियानशी को मिलने वाले लाभ संभवतः हमारे लाभों से बेहतर होंगे। बहुत से लोग तियानशी से ईर्ष्या करते थे, लेकिन इसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार थे। वे इतने शक्तिशाली क्यों नहीं हो सके कि राजा हॉन का अनुग्रह प्राप्त कर सके। भीड़ के बीच लुओ फेंगलिंग ने भी आह भरी। पहले तो वह राजकुमार पिंगनान की कृपा पाकर सुखद आश्चर्यचकित थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था मानो यह कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में शक्तिशाली लोगों का चयन तो बहुत पहले ही हो चुका था। ऊपर अजगर लिए हुए उस व्यक्ति ने शिष्यों की प्रतिक्रिया देखकर उपहास किया। उसने धीमी दबी हुई आवाज में कहा, अवसर अपनी क्षमताओं से ही प्राप्त होते हैं। यदि तुम्हारे पास दूसरों के अवसरों से ईर्ष्या करने का समय है तो तुम अपने पास जो है उसे ही देख लो। जिस माउंट एजोर बिलो पर तुम सब जाओगे वह राजा हॉन के साधना स्थल से कमतर नहीं होगा। माउंट एजोर बिलो में भी अवसर हैं, बस उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे तुम्हें मिलने वाली वस्तुएं निश्चित रूप से तियानशी की वस्तुओं से कमतर या कमजोर नहीं होंगी। यदि तुम तियानशी से अधिक शक्तिशाली हो तो तुम्हें मिलने वाले अवसर तियानशी से कहीं अधिक होंगे। अजगर धारण किए उस व्यक्ति द्वारा उनके स्वयं के द्वारा उत्पन्न दुख से उन्हें बाहर निकालने के बाद स्वर्ग अग्निहॉल के उपस्थित शिष्यों को कुछ राहत मिली। हालांकि किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि उन्हें मिलने वाले अवसर तियानशी से अधिक होंगे। वे अपनी शक्ति को जानते थे और इस बात से भली भांति अवगत थे कि तियानशी से उनका कितना बड़ा अंतर है। आकाश में उड़ान भरने से पहले सभी लोग स्पिरिट क्रूजर पर सवार हो गए। लुओ वंश का शासन एक विशाल खगोलीय क्षेत्र पर था जिसमें असंख्य ग्रह मौजूद थे। इस ब्रह्मांड में कई छोटे छोटे ग्रह भी छिपे हुए थे। इन ग्रहों ने भी अनगिनत जीवों को जन्म दिया। स्पिरिट क्रूजर के उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इसने सीधे एक वर्ल्ड स्टोन को जलाया और शून्य को चीरते हुए शून्य स्थानांतरण किया। अशांत अंतरिक्ष समय में यात्रा करते हुए स्पिरिट क्रूजर में हल्के कंपन महसूस हुए। ये यून एक खिड़की के सामने खड़ा होकर अंतरिक्षीय तूफानों और अंतरिक्षीय आयामों के नियमों से निर्मित प्रकाश की धाराओं को देख रहा था। इसे देखकर उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। जब वह क्लाउड वाइल्डनेस में था तब तो उसका पेट भरना भी मुश्किल था। अब वह 12 एम्पायरियन हेवंस के अनंत ब्रह्मांड में आ गया था और ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा था। जीवन के अनुभवों ने वास्तव में उसके मन में कुछ जटिल भावनाएं जगा दी थीं। 2 घंटे में स्पिरिट क्रूजर ने अरबों मील की दूरी तय की और जब स्पिरिट क्रूजर शून्य से बाहर निकला तो ये यून ने खिड़कियों से एक पहाड़ देखा। यह पर्वत किसी जमीन के टुकड़े पर खड़ा नहीं था, बल्कि यह अंतरिक्ष में लटका हुआ था। ये यून ने इतना विशाल पर्वत पहले कभी नहीं देखा था और अनुमानतः इसकी ऊंचाई हजारों मील होगी। ये बौने तारे के आकार के बराबर था। जिस स्पिरिट क्रूजर पर ये यून सवार था वह इस विशाल पर्वत के सामने से गुजरते समय धूल के एक कण जैसा दिखाई दे रहा था। ये तो बहुत बड़ा है, स्पिरिट क्रूजर पर सवार एक शिष्य ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। जैसे ही इन शिष्यों ने यह सोचा कि यह पर्वत केवल उनके सामूहिक प्रशिक्षण का स्थान है, न कि वह स्थान जहां लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनके मन में भावनाओं का उफान उमड़ आया। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं हर 60 साल में एक बार होती थी, इसलिए एक मौका पाना आसान नहीं था। स्पिरिट क्रूजर माउंट एजोर बिलो के पास पहुंचा और ये यून ने पर्वत की चोटी पर नीले बादलों की कतारें उमड़ती हुई देखी। ये बहते पानी की आकृतियों की तरह लग रहा था, जिससे संभवतः माउंट एजोर बिलो का नाम पड़ा। पहाड़ की ढलान से शुरू होकर वहां महलों से लेकर जड़ी बूटी के बगीचों तक, साथ ही घास के मैदानों, जंगलों और परियों के लिए बने पशुपालन स्थलों तक वास्तुकला के विशाल क्षेत्र फैले हुए थे। स्पिरिट क्रूजर अंततः पहाड़ की चोटी के पास कहीं उतरा। जैसे ही दरवाजे खुले और सभी ने जमीन पर कदम रखा, वे जल्दी से स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकल गए। इसी क्षण अजगर लिए हुए व्यक्ति स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकला और उपस्थित सभी युवा शिष्यों पर एक नजर डाली। उसने कहा, माउंट एजोर बिलो का सामूहिक प्रशिक्षण संक्षिप्त होगा। हालांकि इसे सामूहिक प्रशिक्षण कहा जाता है, वास्तव में यह आपको कुछ लाभ प्रदान करने के लिए है। यह आपको अपनी साधना के स्तर को पार करने और लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षा 10 साल तक चलती है। ये 10 साल आपकी नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। आपके सामने स्थित इस भव्य हॉल का नाम है प्राचीन फे भवन। यह माउंट एजोर बिलो में सामूहिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन फे भवन में प्रवेश करने के बाद आप जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं उसे बेझिझक ले लें। अध्याय 808 चरम यान प्रदीप्ति। प्राचीन परिभवन। ये यून ने अंधेरे लेकिन भव्य महल की ओर देखा, जिसका मुख्य द्वार लगभग 5 से 6 मंजिला ऊंचा था, लेकिन इतना ऊंचा द्वार केवल 4 या 5 मीटर चौड़ा था। परिणाम स्वरूप वह द्वार देखने में किसी तलवार जैसा लग रहा था, न कि किसी साधारण द्वार जैसा। प्राचीन परिभवन के द्वार के दोनों ओर परिजीवों की 2 मूर्तियां स्थापित थीं। वे दुष्ट राक्षसों से मिलती जुलती थीं और मूर्तियों में उकेरे गए प्राणियों के नुकीले दांत और तेज पंजे थे। उनकी पीठ पर 2 पंख थे और वे बेहद खूंखार दिखते थे। जब ये यून उन दोनों मूर्तियों को घूर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मूर्तियां उसे देख रही हो, मानो वे दोनों मूर्तियां जीवित हों। ये वाकई आश्चर्यजनक था। क्या आपको हत्या का इरादा महसूस हो रहा है? इसी क्षण पीछे से एक अभिमानपूर्ण आवाज आई। ये यून ने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि यह आवाज लिया की थी। लिया दुबला पतला था और ये यून से आधे सिर जितना छोटा था। हालांकि वह हवा में तैर रहा था, इसलिए ये यून के सिर का ऊपरी हिस्सा केवल लिया की छाती तक ही पहुंच रहा था। लिया ने ऊपर से यून की ओर देखा और उसके होठों के कोने धीरे धीरे मुड़ गए। ये दोनों मूर्तियां शक्तिशाली परियों की थीं जिन्होंने प्राचीन काल से लुओ वंश की रक्षा की थी। जब उनका जीवन काल समाप्त हुआ तो उनकी आत्माओं को सावधानीपूर्वक निर्मित मूर्तियों में कैद करके उन्हें जादुई कठपुतलियों में बदल दिया गया। किसी भी समय वे अचानक जागृत हो सकती हैं और वर्षों पहले की अपनी अधिकांश शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। ये लुओ वंश की स्वर्ग परियों के रूप में विरासत है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी कल्पना आम लोग कर सकते हैं।
ऊपरी तौर पर देखा जाए तो लिया प्राचीन फे भवन के सामने रखी मूर्तियों की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था, लेकिन उसके शब्दों में श्रेष्ठता का भाव स्पष्ट झलक रहा था। चाहे वह फे जाति का सदस्य हो या 10,000 फे के स्वर्ग का मूल निवासी, ये सभी बातें उसकी श्रेष्ठता की भावना का स्रोत थीं। ये यून ने लिया की ओर एक नजर डाली और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह सीधे प्राचीन परी भवन के प्रवेश द्वार से अंदर चला गया। ये यून द्वारा अनदेखा किए जाने पर लिया ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसका इरादा दिखावा करने का था, लेकिन ये यून ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम बस दिखावा कर रहे हो कि तुम बहुत गंभीर हो। एक निम्न स्तर के मानव योद्धा का 10,000 परिस्वर्ग में आकर और प्राचीन परिभवन को देखकर इतना बेपरवाह व्यवहार करना, अगर किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी न हो तो वह ये भी सोच सकता है कि वह अमर परिवंश का है। लिया ने अपना सिर हिलाया और वह भी प्राचीन परिभवन में प्रवेश कर गया। ... जब ये यून प्राचीन फे भवन में दाखिल हुआ तो लुओ फेंगलिंग उसके पीछे पीछे आया और बोला, जूनियर ब्रदर ही, आपको लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए नामांकन कैसे मिला? क्योंकि वे जल्दी में निकले थे, इसलिए लुओ फेंगलिंग ने ये यून से बात नहीं की। यात्रा के दौरान वो लगातार अचंभे के विचारों से परेशान रही। मैं भाग्यशाली था और परी ब्लैक बैम्बू ने मेरी सराहना की। उन्होंने राजकुमार पिंगनान को मेरी सिफारिश की और उन्होंने मुझे नामांकित किया, इसलिए मुझे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए चुना गया है। ये यून की सामान्य व्याख्या सुनने के बाद लुओ फेंगलिंग ने ये यून की अच्छी किस्मत की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही वह ये भी अच्छी तरह जानती थी कि ये यून में निश्चित रूप से कुछ अद्भुत बात थी जिसके कारण वह परी ब्लैक बैम्बू की प्रशंसा प्राप्त करने में सक्षम था। ये यून को उसी ने अग्नि बादल अवस्था में लाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ये यून के उज्जवल भविष्य की कामना करती थी। छोटे भाई ये खूब मेहनत करो, तुम अभी जवान हो। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में प्रवेश करने का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अगर तुम्हें कोई मनचाहा परिणाम न भी मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षा अपने आप में एक अवसर है। ये परीक्षाएं 1 दशक तक चलेंगी और इस दौरान तुम्हारी शक्ति में बहुत वृद्धि हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद सीनियर सिस्टर लुओ। ये यून मुस्कुराया। वह जानता था कि लुओ फेंगलिंग की मंशा अच्छी थी। जैसे ही वह आगे बोलने वाला था, उसे अचानक एक प्राचीन और असामान्य आभा का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह लंबा गलियारा एक समय सुरंग हो जो किसी रहस्यमय प्राचीन दुनिया की ओर ले जाती हो। ये है उद्धरण चिन्ह। ये यून ने ऊपर देखा और गलियारे का अंत नजदीक आता पाया। जैसे ही उसने गलियारे में कदम रखा, ये यून ने ठंडी सांस ली। गलियारे के अंत में एक अकल्पनीय दिव्य महल था। आकाश की ओर देखते हुए महल का गुंबद दीप्तिमान चंद्रमा और असंख्य तारों के बीच लटका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह बाहर आ गया हो, लेकिन ये यून जानता था कि वह अभी भी प्राचीन परी भवन के अंदर ही है। ये यून के चारों ओर 12 दिव्य स्तंभ थे जो सीधे आकाश में प्रवेश करते थे। प्रत्येक दिव्य स्तंभ इतना मोटा था कि उसे घेरने के लिए दर्जनों लोगों को उसे गले लगाना पड़ता था। वह इतना मोटा और भारी था मानो वह ऊपर के आकाश को सहारा दे रहा हो। ये प्राचीन फे भवन का मुख्य महल है। 12 स्तंभों पर आदिम युग के फे देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। 12 आदिम परी देवता। ये यून अचंभित रह गया और उसने लुओ फेंगलिंग को हैरानी भरी नजरों से देखा। चूंकि लुओ फेंगलिंग ने परीक्षणों के लिए नामांकन स्थान हासिल कर लिया था, इसलिए वह फायर क्लाउड स्टेट के हेवन फायर हॉल के शिष्यों में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ये उनको बातें समझाता था। 12 आदिम फे देवता किंवदंती के समान है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक निर्माण के दौरान जब अराजकता पहली बार अस्तित्व में आई, तब स्वर्ग और पृथ्वी ने 12 शक्तिशाली प्राचीन फे को जन्म दिया। वे लुओ वंश से संबंधित नहीं हैं और न ही उन्हें प्राचीन फे कहा जाना चाहिए। वे प्राकृतिक ईश्वर आत्माएं हैं। केवल 10,000 फे साम्राज्य के स्वर्ग में रहने वाली फे जाति ही उन्हें फे देवता कहती है, यह मानते हुए कि 12 फे देवता फे जाति के पूर्वज हैं। लेकिन वास्तव में मानव जाति उन्हें अलग अलग नामों से पुकारती है। इसी प्रकार कुछ मनुष्य ये भी मानते हैं कि 12 फे देवता उनके स्वयं के पूर्वज हैं। क्या सच में? ये यून थोड़ा चौंक गया। अब ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राचीन परी भवन में स्थापित 12 स्तंभ केवल 12 प्राचीन परियों की पूजा के लिए थे, न कि इसलिए कि प्राचीन परी भवन का उन 12 प्राचीन परियों से कोई संबंध था। यद्यपि लुओ वंश शक्तिशाली था, फिर भी अराजकता की शुरुआत में प्रकट हुए 12 प्राचीन परियों से उनका कोई संबंध होना असंभव था। इसी क्षण महल में किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, लुओ फेंगलिंग, 12 परी देवता स्वाभाविक रूप से हमारी परी जाति के पूर्वज हैं। कम से कम 7वें परी देवता को छोड़कर बाकी सभी निस्संदेह परी जाति से संबंधित हैं। उनका मानव जाति से कोई संबंध नहीं है। इस बारे में बोलने वाली व्यक्ति रानयू थी। रानयू आमतौर पर शांत स्वभाव का था और उसका व्यवहार सौम्य हवा के झोंके जैसा था। यहाँ तक कि जब उसके छोटे भाई की जगह ये यून ने ले ली थी, तब भी उसने ये यून के प्रति शत्रुता नहीं दिखाई, या कम से कम उसने इसे जाहिर नहीं किया। लेकिन जब लुओ फेंगलिंग ने 12 दिव्य स्वर्गों द्वारा 12 परी देवताओं को तटस्थ रूप से देखने के तरीके का मुद्दा उठाया, तो रानयू ने ठंडे लहजे में उसकी बात काट दी। फे जाति के सदस्य के रूप में रानयू को अपने रग रग में गर्व समाया हुआ था। वह मानता था कि फे जाति 12 स्वर्गों में सबसे श्रेष्ठ जाति है और उसकी उत्पत्ति अराजकता से हुई है, जिससे वह सबसे पहले जन्मी जाति बन जाती है। लुओ फेंगलिंग के शब्दों ने उसे आहत कर दिया था। लुओ फेंगलिंग चुप हो गई। 10,000 परियों के स्वर्ग में यदि कोई 12 परियों के देवताओं के बारे में मानव जाति की कहानियों को सच मान ले तो जनता के क्रोध को भड़काना आसान था। फे जाति के दृष्टिकोण से 12 फे देवता आधे पशुवत थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से रूप में फे के अधिक निकट थे। ये देखकर कि लुओ फेंगलिंग ने आगे कोई विवाद नहीं किया, रानयू ने ये यून पर एक और नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये यून 12 परी देवताओं को बिल्कुल नहीं समझता था, इसलिए उसे कोई भी बयान देने का अधिकार नहीं था। उसने 12 विशालकाय दिव्य स्तंभों को देखा और उनमें से प्रत्येक पर एक प्राचीन परी देवता की आकृति उकेरी गई थी।
ये यून ने पहले स्तंभ की ओर देखा और 12 परी देवताओं में से पहले परी देवता के रूप में यह न तो अजगर था और न ही फीनिक्स। इसका नाम देखकर ये यून को बहुत आश्चर्य हुआ। अत्यधिक यान ज्ञान। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अराजकता यिन और यान के दो विपरीत रूपों में परिवर्तित हो गई। यान सत्ताओं की शक्ति और चरम यान का सार मिलकर एक परी देवता का निर्माण किया, जो महान दाव के कारण एक विकास था। चरम यान प्रकाश का कोई आकार नहीं था। ये यून ने स्तंभ पर केवल चरम यान प्रकाश का चित्रण देखा, जो एक कालावृत्त था। इसमें मोटाई भी नहीं थी, ये बस एक पतली काली सतह थी जो इसे रहस्यमय और विचित्र बनाती थी। ये किसी जानवर से बिल्कुल अलग था, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जो स्वर्गीय दाव के करीब था। अत्यंत यान प्रकाश। 12 परी देवताओं की उत्पत्ति के दौरान जब अराजकता यिन और यांग में परिवर्तित हुई, तब इसने सर्वप्रथम परी देवताओं को जन्म दिया। ये संभवतः शुद्ध यान का शिखर है। ये यून ने जब एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन की नक्काशी को देखा तो उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। यही तो सच्चा शुद्ध यांग मूल था, एक ऐसा शुद्ध यांग जो स्वर्गीय मार्ग के समतुल्य था। इसके बाद ये यून ने दूसरे स्तंभ की ओर देखा। चरम यान प्रदीप्ति के बाद चरम ये अधोप्रकाश था। लेखक का नोट, अति यान प्रदीप्ति और अति ये अधोदीप्ति पूर्व किन चीनी पौराणिक कथाओं के प्राचीन देवता हैं। इन दोनों देवताओं की मौजूदा मूर्तियां 3 सम्राटों और 5 राजमहों के युग से मिलती हैं। किन राजवंश के बाद अति यान प्रदीप्ति और अति ये अधोदीप्ति केवल अभिलेखों में ही पाई जाती थीं, जबकि अन्य दिव्य प्राणियों की छवियां अधिकाधिक प्रचलित हो गईं। उन दिव्य प्राणियों की तुलना में अति यान प्रदीप्ति और अति ये अधोदीप्ति वर्तमान साहित्य में अपेक्षाकृत दुर्लभ है। कभी कभी जब मैं इन प्राचीन मिथकों को पढ़ता हूँ तो समय की विशालता पर विचार करता हूँ और चीनी सभ्यता के उदय, लोगों के जीवन और उनके रीति रिवाजों की कल्पना करता हूँ, इसलिए मैंने इन्हें पाठ में लिखा है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे खोज सकते हैं। नोट, यहाँ चीनी भाषा का उल्लेख है, अंग्रेजी में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अध्याय 809, 12 जादुई देवता। एक्सट्रीम यिन नेदर ग्लो एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन की परछाई की तरह थी। यह एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन के साथ ही अराजकता से उत्पन्न हुई थी। ये यिन सत्ताओं की शक्ति और चरम यिन के सार से निर्मित एक परी देवता थी। ये सब इस बात का चित्रण था कि कैसे अराजकता ने यिन और यांग को जन्म दिया। एक्सट्रीम यिन नेदर ग्लो भी किसी जानवर के आकार में नहीं था। स्तंभ पर उकेरी गई छवि एक सफेद प्रभामंडल थी, जिसके बाहरी घेरे में धुंध थी जो जलती हुई लौ की तरह दिखती थी। चरम यिन अधोप्रकाश के मध्य में एक काला वृत्त था, मानो वह स्थान हो जहां चरमयान प्रदीप्ति विराजमान होनी चाहिए। जब दोनों परी देवताओं को एक दूसरे पर आरोपित किया गया तो ये सूर्य ग्रहण जैसा प्रतीत हुआ। मध्य भाग काला था और उसके बाहरी भाग में एक धुंधला प्रभामंडल था। चरम यिन अधोप्रकाश को चरमयान प्रदीप्ति की छाया कहना इसी का परिणाम था। अत्यधिक यान प्रकाश, अत्यधिक यिन अधोलोक चमक। जब ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक चरणों में था, तब आदिम ब्रह्मांड रूजीक ने सर्वोच्च परम ताइजीक को उत्पन्न किया और इस प्रकार 2 विरोधी शक्तियों को उत्पन्न किया। आदिम ब्रह्मांड अराजकता है और 2 विरोधी शक्तियां यिन और यांग हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के दौरान यिन और यांग के साथ जन्म लेने वाले परी देवताओं को स्वर्गीय दाव का अवतार भी माना जा सकता है। वे चरम यान प्रकाश और चरम यिन अधोदीपन है। ये यून को इससे कुछ लाभ मिलता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि वह देखता रहा। तीसरे स्तंभ पर एक विशाल वृक्ष उकेरा गया था। नक्काशी में वृक्ष इतना विशाल था कि देखकर आश्चर्य होता था। आकाश के तारे भी मुट्ठी के आकार के थे और वृक्ष की पत्तियों के बीच तैर रहे थे। पेड़ की शाखाएं हरी भरी और फली फूली थीं। हर पत्ता इतना बड़ा था कि मानो अंतरिक्ष में तैरती हुई जमीन हो। पत्ते पर ओस की एक बूंद से मानो सागर बन सकता था। समय के आगे बढ़ने के साथ विशाल संसारों के जन्म के बाद इस दाव वृक्ष की पत्तियों पर अभी भी मैदान, जंगल और असंख्य जीव जंतु मौजूद हो सकते हैं। तीसरी परी देवी महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष। ये ब्रह्मांड की रचना के बाद 3000 महान दाव से निर्मित एक दिव्य वृक्ष था। जब ये यून ने तीसरे फे देवता को देखा तो सबसे पहले उसके मन में वह दाव वृक्ष आया जिसका सामना उसने प्यो यांग स्वॉर्ड पैलेस में किया था। दाव वृक्ष, जो इसी प्रकार लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, उत्कीर्णित दाव वृक्ष की तुलना में बहुत छोटा माना जाता था, जो तारों से भी कहीं अधिक विशाल था। उस वृक्ष का सामना प्यो यांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी से हुआ और तब तक वह वृक्ष पहले से ही काफी समय से अस्तित्व में था। शुद्ध यान तलवार महल में मुझे मिले दाव वृक्ष का महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष से क्या संबंध है? ये प्रश्न ये यून के मन में उठा। प्राचीन परी भवन में आकर 12 परी देवताओं ने ये यून को आश्चर्यचकित कर दिया। पहले 3 परी देवताओं ने ही ये यून के मन में 12 दिव्य लोकों जैसे विशाल संसार में अनेक जिज्ञासाएं जगा दी। ज्ञान प्राप्त करते हुए वह साथ ही साथ कई प्रश्नों से भी भर गया। चौथा फे देवता ड्रैगन सम्राट। स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत के समय अराजकता से उत्पन्न देवता सभी ड्रैगनों का राजा था। दुनिया में कई प्रकार के दिव्य ड्रैगन मौजूद थे, जैसे कि महान 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन, लाल ड्रैगन, नीला ड्रैगन, पीला ड्रैगन, साथ ही साथ अंधेरे में डूबा हुआ मशाल ड्रैगन और खून का प्यासा रक्त ड्रैगन। ये सभी ड्रैगन ड्रैगन सम्राट से आए थे, वे उसी के वंशज थे। पांचवां फे देवता 7 रंगों वाला फीनिक्स। यदि ड्रैगन होता तो स्वाभाविक रूप से फीनिक्स भी होता। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय फीनिक्स का जन्म हुआ था। ये सभी पक्षियों का पूर्वज था। इसके पंखों में 7 रंग थे और ये 7 पंख प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। 7 रंगों वाला फीनिक्स न केवल अग्नि को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि वायु, वर्षा, गरज और बिजली के साथ साथ 5 तत्वों को भी नियंत्रित कर सकता था। दुनिया के फायर फीनिक्स, आइस फीनिक्स, एजोर लुवन बर्ड, वर्मिलियन बर्ड और यहाँ तक कि गोल्डन क्रो भी 7 रंगों वाले फीनिक्स की वंश परंपरा से आए हैं। छठा फे देवता कुनपेंग। यदि 7 रंगों वाले फीनिक्स को सभी पक्षियों का पूर्वज माना जाता है तो संभवतः केवल एक ही पक्षी ऐसा होगा जो उससे उत्पन्न नहीं हुआ होगा। वह था स्वर्गीय पेंग। स्वर्गीय पेंग असल में एक पक्षी नहीं था, बल्कि एक ही जीव में मछली और पक्षी का मिश्रण था।
कुन के रूप में यह आसानी से हजारों समुद्रों को निगल सकता था और पेंग के रूप में अपने पंख फैलाकर 45,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। अपनी उग्र उड़ान में यह आकाशगंगाओं को भी चीर सकता था। सातवें परी देवता स्वर्गीय पुरुष। इस दिव्य देवता को देखकर ये यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। दिव्य पुरुष अन्य परियों के देवताओं से भिन्न यह एक मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाला परिदेवता था। उसका नाम भी पूर्वज पेन था। हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी लिए वह 5 अलग अलग रंगों के बालों वाला एक दैत्य था। वह आकाश और पृथ्वी को अलग कर सकता था और इस प्रक्रिया में एक नया संसार बना सकता था। 8वें परी देवता विस्मरण की नदी। यह 8वां परी देवता और भी अधिक आकर्षक था। इसकी आकृति एक अंतहीन उफनती नदी जैसी थी और नदी में जो बह रहा था वह पानी नहीं बल्कि समय था। समय की नदी केवल एक ही दिशा में भविष्य की ओर बहती चली जाती है। केवल भविष्य की ओर बढ़ने का अर्थ था अतीत को भूल जाना। इसीलिए नदी का नाम विस्मृति की नदी रखा गया। 9वां फे देवता खाली था। ओह, ये यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ध्यान से देखने के बाद ही उसे समझ आया। 9वां परी देवता गायब नहीं था बल्कि उसका स्वरूप शून्यता था। उसका कोई आकार या रूप नहीं था, कोई किनारा या सीमा नहीं थी। 9वां फे देवता एकाकी शून्यता। समय के साथ स्वाभाविक रूप से स्थान का निर्माण होता है। अंतरिक्ष समय यिन यान के समान थे। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय निर्मित दाव थे। एकांत शून्यता एक अंतहीन सन्नाटा था जिसमें कुछ भी नहीं था। हजारों लोगों के कब्रिस्तान की तरह यह हर चीज का निवास स्थान था। संसारों का निर्माण हुआ लेकिन उनका विनाश भी हुआ। अंततः सब कुछ शून्यता में परिवर्तित हो जाएगा, एकाकी शून्य में लौट जाएगा। सॉलिटरी नथिंगनेस नाम इसी का परिणाम था। किंवदंतियों के अनुसार एकल शून्यता स्वयं एक अंतहीन शून्य थी। एकल शून्यता के गर्भ में समा जाने से चिरस्थायी विनाश हो जाता था। 10वां फे देवता जब ये यून इस बिंदु पर पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। यदि 9वां परी देवता निरर्थक था क्योंकि एकल शून्यता का कोई आकार या रूप नहीं था, तो 10वां परी देवता वास्तव में गायब था। उसने 10वें, 11वें या 12वें परी देवताओं को नहीं देखा। दरअसल फे जाति को केवल 12 फे देवताओं के अस्तित्व का ही ज्ञान था, लेकिन अंतिम 3 फे देवता अत्यंत रहस्यमय थे। फे जाति के प्रामाणिक ग्रंथों में इन 3 महान फे देवताओं की पहचान उजागर करने या अनुमान लगाने के प्रयास में कई किंवदंतियां दर्ज हैं। हालांकि उनमें से हर एक काफी अविश्वसनीय साबित हुई। अंततः इन 3 महान फे देवताओं की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी और यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। वे ये भी नहीं जानते कि उनका अस्तित्व किस प्रकार का है, लेकिन वे इतना तो जानते हैं कि 12 परी देवता हैं। ये यून को यह बात अविश्वसनीय लगी और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इस समय लुओ फेंगलिंग ने कहा, जूनियर ब्रदर ही 12 परी देवताओं का अनुमान परी जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों ने तब लगाया था जब उन्हें स्वर्गीय मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये केवल परी जाति का मत नहीं है। अन्य दिव्य लोकों में भी शक्तिशाली मानव व्यक्तियों ने स्वर्गीय मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है और वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बेशक उन्हें केवल परी देवता नहीं कहा जाता है। उनके सामान्य नाम है 12 मार्ग पूर्वज। मैं समझ गया, ये यून ने सिर हिलाया। चूंकि 12 दिव्य लोकों के सभी शक्तिशाली देवता एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे तो यह शायद सच ही था। बस दिक्कत ये थी कि अंतिम 3 महान परी देवता या दाव पूर्वज धुंधले स्वर्गीय दाव में खो गए थे, जिससे दूसरों को उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में बाधा आ रही थी। हालांकि रान यू ने पहले उल्लेख किया था कि 7वें फे देवता स्वर्गीय पुरुष को छोड़कर 12 फे देवता फे जाति के पूर्वज थे। फे जाति स्वर्गीय पुरुष को फे की श्रेणी में नहीं रख सकती थी क्योंकि वह हर रूप और तरीके से मनुष्यों से मिलता जुलता था। अन्य फे देवताओं के स्वाभाविक रूप से फे के अधिक निकट होने की बात ही उनकी राय में सरासर मनगढ़ंत थी। ड्रैगन सम्राट 7 रंगों वाले फीनिक्स कुनपेन के अलावा ये यून यह नहीं बता सका कि अन्य फे देवताओं का फे जाति के साथ किस प्रकार का घनिष्ठ संबंध था। 12 दिव्य देवता या 12 दाव पूर्वज स्वर्गीय दाव के आरंभिक स्रोत होने चाहिए। उनका जन्म सीधे अराजकता से हुआ था। कई दिव्य प्राणी जैसे कि 4 प्रतीकों के दिव्य प्राणी नीला ड्रैगन, लाल पक्षी, सफेद बाघ और बिफान ताउटी और प्रत्युत्तर ड्रैगन 5 तत्वों के विखंडन और सभी चीजों के जन्म के बाद विकसित हुए। 12 दिव्य देवताओं की तुलना में वे बहुत ही निम्न स्तर के हैं। इस विचार के साथ ये यून को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने अपने दृष्टिकोण का दायरा बढ़ा लिया हो। यद्यपि 12 स्तंभों को वंशजों द्वारा उत्कीर्ण किया गया था और न ही उनमें कोई गहन नियम थे, फिर भी केवल उन्हें देखकर ये यून को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हो। उसे मानसिक लाभ प्राप्त हुआ। संसार की विशालता और भव्यता के बारे में जितना अधिक ज्ञान उसे प्राप्त होता गया, ये उनकी प्रेरणा उतनी ही बढ़ती गई। ये प्रेरणा उसकी तुच्छता को न मानने की इच्छा और दिव्य मार्ग के समतुल्य बनने की महत्वाकांक्षा से उत्पन्न हुई। कुनपेंग एक विशालकाय पक्षी पेंग है जो एक विशालकाय मछली कुंड में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी इसे रोक के रूप में भी अनुवादित किया जाता है। बिफांग एक पौराणिक पक्षी है। ये सारस जैसा दिखता है जिस पर लाल निशान सफेद चोंच होती है और इसका केवल एक ही पैर होता है। ये प्राणी अनाज नहीं खाता बल्कि आग खाता है। इसका प्रकट होना भीषण आग का संकेत है। ताओटी चीनी संस्कृति का एक रहस्यमय राक्षस है। ये राक्षस बहुत लालची था और अपनी नजर में आने वाली हर चीज खा जाता था, यहाँ तक कि उसने अपना शरीर भी खा लिया था। इसलिए इसकी छवि में केवल एक बड़ा सिर और एक बड़ा मुंह दिखाई देता है, शरीर नहीं। ताओटी ने अत्यधिक खा लिया और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह लालची लोगों का प्रतीक बन गया। ताओटी से प्रेरित एक राक्षस 2016 में बनी ऐतिहासिक काल्पनिक महाकाव्य फिल्म द ग्रेट वॉर का मुख्य खलनायक है। अध्याय 810 तलवार और फीनिक्स। ये 12 प्राचीन परी देवता दुनिया के शीर्ष पर विराजमान है और हमसे बहुत दूर हैं। हालांकि प्राचीन परी भवन में कई अवसर छिपे होने की बात कही जाती है। साथ ही लॉर्ड कांग मांग ने पहले भी कहा था कि हम प्राचीन परी भवन से कई चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लुओ फेंगलिंग ने कहा,
हाथ में तलवार लिए उसकी आंखें चमक रही थीं। स्पष्ट रूप से वह अपने सामने आने वाले अवसरों के लिए उत्सुक थी। प्रतिभावान होने के बावजूद उसने साधना में बहुत कम समय बिताया था। परीक्षा के लिए नामांकित होने के बाद ली या और रान यू जैसी प्रतिभाओं को देखकर उस पर काफी दबाव आ गया। उसे अपने कौशल को निखारने के लिए हर संभव प्रयास करना था, अन्यथा इतने अच्छे अवसर को बर्बाद करने के बाद उसके लिए मार्गदर्शन और समर्थन देने वाली परी ब्लैक बैम्बू का सामना करना असंभव हो जाता। इसी क्षण एक तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनाई दी, चीजें प्राप्त करना। लॉर्ड कांग मांग ने ऐसा कहा था, लेकिन वे तभी उपलब्ध होती हैं जब आप उन्हें प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। प्राचीन फे भवन में हर तरह के अवसर मौजूद हैं, लेकिन केवल योग्य लोग ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लुओ फेंगलिंग ने बोलते हुए लिया की ओर देखा, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मुझे ये स्वाभाविक रूप से पता है, आपको मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हे लिया ने एक अजीब सी मुस्कान दी। पहले यी यून ने उसे नजरअंदाज किया था, इसलिए उसने यी यून और लुओ फेंगलिंग के प्रति अपनी अवमानना को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वरिष्ठ बहन लुओ, आपको उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, यी यून ने कहा। वह हमें निशाना बना रहा है। बाकी लोग भी शत्रुतापूर्ण हैं, लेकिन कम से कम वे उसके जैसे नहीं हैं। लुओ फेंगलिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह आमतौर पर केवल साधना में ही लगी रहती थी, इसलिए वह शायद ही कभी दूसरों के साथ घुलती मिलती थी और एकांतप्रिय जीवन जीती थी। फिर भी वह दूसरों के लिए कांटा बन गई थी। हालांकि उसकी तुलना में यी यून को मिलने वाली शत्रुता कहीं अधिक बुरी थी। पृथ्वी अग्नि हॉल का शिष्य होने के बावजूद वह इन अभिजात वर्ग के साथ समान परीक्षाओं में शामिल हो सका, तो ये अभिजात वर्ग मानसिक रूप से संतुलित कैसे महसूस कर सकते थे। ये प्राचीन परी भवन का मुख्य हॉल है। अजगर लिए हुए हट्टा कट्टा आदमी भी उधर आ गया था। ये यून को पहले से ही पता था कि उनका नाम लॉर्ड कांग मांग था। जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं वे इस मुख्य हॉल में हैं, कैंग मांग ने कहा। ये यून और लुओ फेंगलिंग ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन मुख्य हॉल खाली था, तो फिर वहां क्या था। हालांकि रान यू, ली या और उनके साथी हिले तक नहीं। वे केवल प्राचीन 12 परी देवताओं के दिव्य स्तंभों को देखते रहे। उन्होंने लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए दशकों तक तैयारी की थी, इसलिए उन्हें प्राचीन फे एडिफिस के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी। उनमें से कुछ को उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था। जहां बाकी लोग मुख्य हॉल में इधर उधर देख रहे थे, वहीं ये लोग एकदम शांत और स्थिर थे। इससे साफ पता चल रहा था कि किस परिवार की विरासत बेहतर थी। कई फे जातियों की विरासत करोड़ों वर्षों से चली आ रही थी। ऐसी फे जाति में जन्मे साधकों को स्वाभाविक रूप से अन्य साधकों पर बढ़त हासिल होती थी। रान यू जैसे कुलीन वंश के लोगों को सब कुछ पहले से ही समझते हुए देखकर यही उनके मन में एक विचार आया और उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोल दी। इसका मतलब है कि वे चीजें इन 12 परी देवता स्तंभों पर होनी चाहिए। ये यून ने इन लोगों को एक बेपरवाह नजर से देखा। वे किनारे खड़े होकर उसे मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे ये उन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उसने अपनी नजर 12 परी देव स्तंभों पर डाली। ये 12 प्राचीन परी देवता स्तंभ एक दबावयुक्त आभा उत्सर्जित कर रहे थे। मुख्य हॉल में जो कुछ भी था उसका संबंध इन्हीं 12 परी देवता स्तंभों से था। प्राचीन 12 परी देवता अराजकता के आरंभ में उत्पन्न हुए थे। वे नियमों के सबसे आदिम स्वरूप हैं। उनका अस्तित्व भी नियमों की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। हालांकि इन 12 परी देवता स्तंभों का निर्माण वंशजों द्वारा किया गया था। वे जिन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे स्वाभाविक रूप से अराजकता के आरंभ के सबसे शुद्ध नियम नहीं है। कैंग मांग ने बोलते हुए वास्तव में प्राचीन 12 परी देवता स्तंभों का उल्लेख किया। हालांकि इन 12 दिव्य देवताओं के स्तंभों का निर्माण करने वाले हमारे लुओ वंश के पूर्वज थे। वे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके द्वारा निर्मित दिव्य स्तंभों ने प्राचीन 12 दिव्य देवताओं की दैवीय कृपा का एक अंश आकर्षित किया था। ये दिव्य स्तंभ नियमों की अभिव्यक्ति भी हैं। आप सभी इस प्राचीन दिव्य भवन में अधिक देर तक नहीं रुक सकते, क्योंकि एक दिन बाद अन्य राज्यों से अन्य शिष्य यहाँ आएंगे। समय सीमित है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। 10,000 परियों के स्वर्ग में स्थित 12 शक्तिशाली देवियों ने दिव्य स्तंभों का निर्माण करके प्राचीन 12 परियों के देवताओं को आकर्षित कर लिया था। यद्यपि दिव्य स्तंभों में समाहित कृपा की एक झलक मात्र ही थी, फिर भी इसने स्तंभों को भी दिव्य बना दिया। 12 शक्तिशाली देवियों की नियमों की समझ की गहराई कल्पना से परे थी। ये 12 दिव्य स्तंभ 12 अलग अलग प्रवेश द्वार भी हैं। आपको मिलने वाले अवसर अलग अलग प्रवेश द्वारों के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे, कैंग मांग ने कहा। इसी प्रकार 12 परी देवता स्तंभों में से प्रत्येक को खोलने की कठिनाई भी अलग अलग है। कांग मांग ने नियमों का परिचय दिया। उसके बगल में खड़े रान यू ने गहरी सांस ली। प्राचीन शाही वंश शुशुई के वंशज होने के नाते उसे 12 परी देव स्तंभों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। उसके पिता भी पहले लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में भाग ले चुके थे। इसलिए रान यू स्वाभाविक रूप से अपने पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और न ही अपने परिवार को कलंकित करना चाहता था। उसके लिए इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना अत्यंत आवश्यक था। लिया और उसके साथियों को पता होगा कि कौन से दिव्य स्तंभ खोलना सबसे आसान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। शुरुआत से ही सबसे आसान रास्ता चुनना भले ही सरल लगे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही सबसे आसान रास्ता चुनने से परीक्षा के दौरान सबसे जल्दी बाहर होने की संभावना रहती है। रान यू ने सोचा। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी। उसने 12 परी देवता स्तंभों में से एक को खोलने का चुनाव किया, जिसमें कुछ हद तक कठिनाई थी। शुरू करो, तुम सबके पास सिर्फ एक दिन है, कैंग मांग ने कहा और पैर मोड़कर एक ही जगह पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जबकि उसके चारों ओर मंडराता अजगर धीरे धीरे उसके शरीर पर रेंग रहा था। उसकी ठंडी आंखें साधकों को परख रही थीं। कैंग मांग की बात सुनकर ये सभी साधक तुरंत शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहले उन सभी ने लुओ फेंगलिंग, ये यून और एक अन्य नवोदित शिष्य बाय चेन की ओर देखा, जिसे ब्लैक बैम्बू द्वारा नामित किया गया था।
समूह में वे तीनों सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति थे। लियो फेंगलिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा क्योंकि ये लोग अभी भी उनके मूर्ख बनने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी को भी जाने की जल्दी नहीं थी और वे बस लियो फेंगलिंग और ये उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। कांग मांग की बात करें तो उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह आसपास हो रही हर चीज को नजरअंदाज कर रहा था। उन्होंने दरवाजे खोलने का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया और चाहते थे कि वे खुद ही इसका पता लगा ले। छोटे भाई ही, मैं पहले जाऊंगी, लियो फेंगलिंग ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, ये यून पहले ही 12 दिव्य स्तंभों की ओर चल पड़ी थी। जूनियर ब्रदर ही, लियो फेंगलिंग ने जल्दी से चिल्लाया, लेकिन इस समय तक ये यून एक दिव्य स्तंभ के सामने आ चुकी थी। ये 7 रंगों वाला फीनिक्स का दिव्य स्तंभ था। दिव्य स्तंभ के सबसे निचले हिस्से में खड़ा ये यून एक चींटी जितना छोटा था। उसने ऊपर देखा तो एक 7 रंगों वाला फीनिक्स दिव्य स्तंभ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें अनंत आकाश की ओर देख रही थीं। हालांकि जब यून ने उस पर अपनी नजरें टिकाईं तो 7 रंगों वाले फीनिक्स की आंखें नीचे की ओर झुकी हुई प्रतीत हुई। तुरंत ही एक तीव्र दबाव उमड़ पड़ा। ये यून का मन कांप उठा। कितनी शक्तिशाली आभा! कांग मांग ने पहले ही कहा था कि इन दिव्य स्तंभों में प्राचीन 12 परिदेवताओं के दिव्य आकर्षण की केवल एक झलक ही समाहित है, लेकिन ये झलक ही ये यून को यह महसूस कराने के लिए काफी थी कि मानो उसके ठीक सामने एक 7 रंगों वाला फीनिक्स मौजूद हो। यह आकाश को ढक सकता है और स्वर्ग को चीर सकता है, लेकिन वह इस दिव्य स्तंभ को कैसे खोलेगा? ये यून ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे दिव्य स्तंभ पर रख दिया। प्राचीन 12 परिदेवता स्तंभ सर्वोच्च शक्तिशाली हस्तियों की रचनाएं थीं। उनकी प्रत्येक नक्काशी में इन शक्तिशाली हस्तियों की युद्ध कला की अंतर्दृष्टि समाहित थी। नक्काशी को छूते हुए ये यून को स्वयं में खतरे का आभास भी हुआ। ये तलवार थी, एक ऐसी तीक्ष्ण तलवारबाजी की तकनीक जो लगातार वार करते करते निखर उठी थी। फीनिक्स पक्षी ऊंचाई पर उड़ रहा था, हवा के साथ क्षितिज के ऊपर विचरण कर रहा था। यह तलवार के इस वार की तरह ही लचीला था। शुद्ध यान तलवार महल से तलवार का निशान ये यून की आंखों के सामने प्रकट हुआ। उस वार ने एक छोटी सी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया था। यह निस्संदेह एक जबरदस्त प्रहार था। ये यून का मानना था कि अगर वह उस प्रहार से तलवार की शक्ति उत्पन्न कर पाता तो उसके सामने स्थित दिव्य स्तंभ में कंपन उत्पन्न हो सकता था।